द न्यू वन मिनट मैनेजर, केन ब्लैंचर्ड एंड स्पेंसर जॉनसन, हिंदी ऑडियो बुक .com। प्रतीक। न्यू वन मिनट मैनेजर का प्रतीक हम में से हर एक को यह याद दिलाता है कि हम अपने दिन में से 1 मिनट का समय निकालकर उन लोगों की ओर देखें जिनका हम नेतृत्व और प्रबंधन करते हैं, और यह एहसास करें कि वे हमारी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हैं। लेखकों का संदेश। मूल 1 मिनट मैनेजर के प्रकाशन के बाद से संसार बदल चुका है। आज हमेशा बदलती प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण से तालमेल बैठाने के लिए कंपनियों को कम संसाधनों के साथ ज़्यादा तेजी से प्रक्रिया करनी होती है। इस बदलते संसार में नेतृत्व करने, प्रबंधन करने और सफलता पाने में आपकी मदद के लिए हमें द न्यू 1 मिनट मैनेजर पेश करते हुए खुशी हो रही है। इस पुस्तक में भी इस बेहद लोकप्रिय कहानी के अंतर्निहित सिद्धांत वही है जिन्होंने संसार भर के करोड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए इस कहानी का काफ़ी हिस्सा एक जैसा है। लेकिन जिस तरह संसार बदला है उसी तरह 1 मिनट मैनेजर भी बदल गए हैं। अब उनके पास नेतृत्व करने और लोगों को प्रोत्साहित करने की एक नई और ज़्यादा महत्वपूर्ण नीति है। पहली बार जब उन्होंने अपने 3 रहस्य सिखाए थे तब अर्श से फर्श तक होने वाला नेतृत्व प्रचलित और लोकप्रिय था। आजकल प्रभावी नेतृत्व का मतलब सहयोगपूर्ण संबंध हो गया है। आप द न्यू 1 मिनट मैनेजर में इसकी झलक देखेंगे। आज लोग अपनी नौकरी और जिंदगी में ज़्यादा संतुष्टि की तलाश कर रहे हैं। वे जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं और सार्थक योगदान देना चाहते हैं। वे अब व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी करने के लिए नौकरी में सिर्फ अपना समय नहीं बेचना चाहते हैं, वे इससे ज़्यादा चाहते हैं। न्यू 1 मिनट मैनेजर इस बात को समझते हैं और कर्मचारियों के साथ इसी अनुसार व्यवहार करते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कर्मचारी ही किसी संगठन की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि प्रतिभावान कर्मचारियों को कंपनी में आकर्षित करना और बनाए रखना एक शीर्ष प्राथमिकता है। कुंजी इस नई नीति के इस्तेमाल में है। जैसा कि प्राचीन दार्शनिक कन्फ्यूशियन की सलाह है, ज्ञान का सार यह है कि इसे पाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। हमें यकीन है कि आप द न्यू 1 मिनट मैनेजर में दिए गए तीनों रहस्यों का इस्तेमाल करेंगे और अपने बदलते हुए संसार में सफल हो जाएंगे, न सिर्फ ऑफिस में सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ बल्कि अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें विश्वास है कि आप और आपके साथ काम करने तथा रहने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा खुश और ज़्यादा उत्पादक जीवन का आनंद लेंगे। केन ब्लैंचर्ड एंड स्पेंसर जॉनसन, द न्यू 1 मिनट मैनेजर, हिंदी ऑडियो बुक .com। खोज। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक एक खास किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा था जो आज के बदलते हुए संसार में नेतृत्व और प्रबंधन कर सके। उसे एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी जो लोगों को अपने कामकाज और जीवन में संतुलन लाने के लिए प्रोत्साहित करता हो, ताकि दोनों ही ज़्यादा सार्थक और आनंददायक बन जाएं। वह ऐसे मैनेजर के अधीन काम करना चाहता था और बाद में ऐसा ही मैनेजर बनना चाहता था। अपनी तलाश में वह कई वर्षों तक संसार के दूर दराज के कोनों तक गया। वह छोटे कस्बों में गया और वह शक्तिशाली देशों की राजधानियों में गया। उसने कई मैनेजरों से बात की जो तेजी से बदलते संसार से जूझने की कोशिश कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव्स और उद्यमी, सरकारी अधिकारी और सैनिक, विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और फाउंडेशन के संचालक, दुकानों और स्टोर्स, रेस्तराओं, बैंकों और होटलों के मैनेजर, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध। वह हर तरह के ऑफिस में गया था, बड़े और छोटे, वैभवपूर्ण और सादगीपूर्ण, खिड़कियों वाले और बिना खिड़कियों वाले। अब उसे यह विहंगम दृश्य दिखना शुरू हुआ कि लोग कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे करते हैं, लेकिन उसे जो दिखा उससे वह विशेष खुश नहीं हुआ। उसने कई सख्त मैनेजर देखे जिनकी कंपनियां तो जीत रही थी, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारी हार रहे थे। कुछ लोग सोचते थे कि वे अच्छे मैनेजर हैं, ज़्यादातर लोग इसके विपरीत सोचते थे। जब वह युवक इन सख्त मैनेजरों में से प्रत्येक के ऑफिस में बैठा तो उसने पूछा, आप खुद को किस तरह का मैनेजर कहेंगे? उनके जवाबों में बस थोड़ा सा ही अंतर होता था। मैं मुनाफा पसंद मैनेजर हूँ,
मैं किसी भी स्थिति पर हावी हो जाता हूँ, उसे बताया गया। सख्त, यथार्थवादी, मुनाफे की मानसिकता वाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इसी तरह से प्रबंधन किया था और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता था। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और परिणामों में उनकी रुचि देखी। युवक कई भले मैनेजरों से भी मिला जिनके कर्मचारी जीत रहे थे जबकि उनकी कंपनियां हारती नजर आ रही थी। उनके कई कर्मचारियों का विचार था कि वे अच्छे मैनेजर हैं। उन मैनेजरों के ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में शंका थी। जब युवक ने बैठकर इन भले लोगों से वही सवाल पूछा तो उसे इस तरह के जवाब मिले। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला मैनेजर हूँ, समर्थनकारी, दूसरों का ध्यान रखने वाला, मानवतावादी। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा इसी तरह से प्रबंधन करते थे और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और लोगों में उनकी रुचि देखी, लेकिन वह विचलित था। ऐसा लगता था मानो संसार के ज़्यादातर मैनेजर अब भी उसी तरह से प्रबंधन कर रहे थे जैसा वे हमेशा से करते आए थे, और मूलतः उनकी रुचि या तो परिणामों में थी या फिर कर्मचारियों में। जो मैनेजर परिणामों में रुचि लेते थे उन पर अक्सर तानाशाह का लेबल लगा दिया जाता था, जबकि कर्मचारियों में रुचि रखने वाले मैनेजरों पर अक्सर प्रजातांत्रिक का लेबल लगाया जाता था। युवक ने सोचा कि ये दोनों ही, सख्त तानाशाह और भले प्रजातांत्रिक, सिर्फ आंशिक रूप से प्रभावी थे। उसने सोचा यह तो आधे मैनेजर होने जैसा है। वह थका और हताश घर लौटा। उसने अपनी तलाश काफी समय पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह सटीकता से जानता था कि वह किसकी तलाश कर रहा था। उसने सोचा इस बदलते युग में सबसे प्रभावी मैनेजरों को खुद का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का इस तरह प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनके रहने से कर्मचारियों और कंपनी दोनों को ही लाभ हो। युवक ने प्रभावी मैनेजर की तलाश हर जगह की थी, लेकिन उसे ऐसे मैनेजर इक्के दुक्के ही मिले। जो मिले वे उसे अपने रहस्य नहीं बताना चाहते थे। वह सोचने लगा कि वह जिस किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा है वह उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उसे एक खास मैनेजर के अद्भुत किस्से सुनाई दिए जो पास वाले शहर में ही रहते थे। उसने सुना कि कर्मचारी इस मैनेजर के साथ काम करना पसंद करते थे और वे मिलकर बेहतर परिणाम भी देते थे। उसने यह भी सुना कि जब लोग उस मैनेजर के सिद्धांतों को अपनी निजी जिंदगी में उतारते थे तब भी उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलते थे। जिज्ञासावश उसने इस खास मैनेजर की सहायक को फ़ोन किया ताकि अपॉइंटमेंट के बारे में मालूम कर सके। उसे हैरानी हुई जब सहायक ने तुरंत मैनेजर से बात करा दी। युवक ने पूछा कि वह उनसे कब मिल सकता है, जिस पर मैनेजर ने कहा सप्ताह में कोई भी दिन अच्छा है, बस बुधवार सुबह को छोड़ दें, समय आप खुद चुन लें। युवक चकरा गया। भला ऐसा कौन सा मैनेजर होगा जिसके पास इतना सारा खाली समय मौजूद हो सकता है। लेकिन वह मंत्रमुग्ध भी था, इसलिए वह उनसे मिलने चल दिया। पहले बुनियादी बातें। जब युवक मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा तो उसने पाया कि मैनेजर खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैनेजर ने मुड़कर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने आपके बारे में बेहतरीन बातें सुनी हैं। मैं आपकी प्रबंधन शैली के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। देखिए, इस संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सब से निपटने के लिए हम अपनी आजमाई हुई विधियों का इस्तेमाल नए तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे। आइए बुनियादी बातों से बात शुरू करते हैं। हमारे संगठन में पहले अर्श से फर्श की प्रबंधन शैली थी जो अपने युग में कारगर थी, लेकिन आज यह शैली बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है। यह कर्मचारियों को प्रेरित नहीं करती है और उनका दम घोंट देती है। ग्राहक ज़्यादा तेज सेवा और बेहतर सामान की मांग करते हैं, इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हर कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुरूप भरकस योगदान दे। हमारा मानना है कि दिमाग सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लोगों के पास ही नहीं होता, यह पूरे संगठन के सभी कर्मचारियों के पास होता है। क्योंकि गति अब सफलता की शर्त बन चुकी है, इसलिए सहयोगी बनकर नेतृत्व करना पुरानी आदेश और नियंत्रण प्रणाली से
कहीं ज़्यादा कारगर होता है। आप सहयोगी बनकर नेतृत्व कैसे करते हैं? मैं सप्ताह में एक बार बुधवार की सुबह अपनी टीम से मिलता हूँ, इसलिए मैं उस वक्त आपसे नहीं मिल सकता था। उन बैठकों में हमारे समूह की समीक्षा और विश्लेषण सुनता हूँ कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या किया था, उन्हें क्या समस्याएं आई, क्या हासिल करना बाकी है। साथ ही वे मुझे काम करने की अपनी योजनाएं और रणनीतियां भी बताते हैं। क्या उन बैठकों में लिए गए निर्णय आप और आपकी टीम दोनों पर बाध्यकारी है? हाँ, बैठक का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को भविष्य में जो करना है उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वे सहभागी बने। युवक ने पूछा, यानी आप सहभागी प्रबंधक है ना? दरअसल नहीं, मैं कर्मचारियों को आगे बढ़ाने में यकीन करता हूँ, लेकिन दूसरों के निर्णय लेते वक्त सहभागी नहीं बनता। तो फिर आपकी बैठकों का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया तो था। युवक असहज महसूस करने लगा और उसने सोचा, काश उसने वह गलती न की होती। मैनेजर ने ठहर कर सांस ली। हम यहाँ परिणाम पाने के लिए हैं। हर एक की अनूठी योग्यताओं से फायदा उठाकर हम बहुत ज़्यादा उत्पादक बन जाते हैं। ओह, यानी आप कर्मचारी केंद्रित कम, परिणाम केंद्रित अधिक हैं। मैनेजर खड़े होकर चहलकदमी करने लगे। यदि कोई मैनेजर ज़्यादा जल्दी सफल होना चाहता है तो उसे परिणाम केंद्रित और कर्मचारी केंद्रित दोनों ही होना चाहिए। परिणाम हमें कर्मचारियों के जरिए नहीं मिलेंगे तो भला कैसे मिलेंगे? इसलिए मैं कर्मचारियों और परिणामों दोनों की परवाह करता हूँ, क्योंकि वे साथ साथ चलते हैं। इसकी ओर देखें। मैनेजर ने अपने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। मैंने इसे अपना स्क्रीन सेवर बना लिया है ताकि मुझे यह व्यवहारिक सत्य याद रहे। जो लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वे अच्छे परिणाम देते हैं। जब युवक ने स्क्रीन की ओर देखा तो मैनेजर ने कहा, अपने बारे में सोचें। आप कब सबसे अच्छी तरह काम करते हैं? क्या तब जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, या तब जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं? युवक ने सिर हिलाया और स्पष्ट संदेश का जवाब स्पष्टता से दिया। मैं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तब करता हूँ जब मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस कर रहा होता हूँ। बिल्कुल, और हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, आगंतुक ने कहा। तो कर्मचारियों को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराना उत्पादकता की कुंजी है। हाँ, लेकिन याद रहे, उत्पादकता सिर्फ काम की मात्रा नहीं है, यह उससे बढ़कर है। यह गुणवत्ता के बारे में भी है। वे खिड़की के करीब जाकर बोले, उस ओर देखो। जब युवक खिड़की के पास पहुंचा तो मैनेजर ने नीचे एक रेस्तरां की तरफ इशारा किया। क्या आपको दिख रहा है कि उस रेस्तरां में कितने सारे ग्राहक हैं? युवक ने देखा कि लोग उस रेस्तरां के दरवाजे के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। उसने कहा, रेस्तरां के लिए जगह अच्छी होनी चाहिए। मैनेजर ने कहा, अगर यही बात है तो फिर दो दुकान छोड़कर चल रहे रेस्तरां के सामने लोगों की लाइन क्यों नहीं है? लोग पहले रेस्तरां में क्यों खाना चाहते हैं और दूसरे में क्यों नहीं चाहते? युवक ने जवाब दिया, शायद वहाँ भोजन और सेवा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, यह बहुत आसान है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट और मनचाही सेवा दिए बिना आप लंबे समय तक कारोबार नहीं कर सकते। स्पष्ट बिंदु को चूकना आसान है। इन सफल परिणामों को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कर्मचारियों के जरिए है। सर्वश्रेष्ठ रेस्तराओं के कर्मचारी ही उन्हें सफल बनाते हैं। इससे युवक की रुचि पैदा हो गई। जब वे दोबारा बैठे तो उसने कहा, आपने अभी अभी बताया है कि आप सहभागी मैनेजर नहीं हैं, तो आप अपना वर्णन किस तरह करेंगे? लोग मुझे न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। लोग मुझे न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। युवक के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। क्या? मैनेजर हंसते हुए बोले, वे मुझे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत कम समय में बेहतरीन परिणाम पाने के नए तरीके खोजते रहते हैं। हालांकि युवक कई मैनेजरों से बात कर चुका था, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इस तरह बोलते नहीं सुना था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। कोई ऐसा मैनेजर जो कम समय में अच्छे परिणाम पाता हो? युवक के चेहरे पर शंका के भाव देखकर मैनेजर ने कहा, आपको इस पर यकीन नहीं है ना? यकीन तो छोड़िए, मेरे लिए तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, देखिए, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि मैं किस किस्म का मैनेजर हूँ,
तो आप हमारी टीम के कुछ लोगों से बात क्यों नहीं कर लेते हैं? मैनेजर अपने कंप्यूटर की ओर मुड़े और एक लिस्ट प्रिंट करके युवक को थमा दी। ये उन 6 लोगों के नाम, पदनाम और फोन नंबर है जो मेरे ठीक नीचे काम करते हैं। युवक ने पूछा, मुझे इनमें से किससे बात करनी चाहिए? यह आपका निर्णय है। कोई भी नाम चुन लें, किसी भी एक से बात कर लें या सबसे बात कर लें। देखिए, मेरा मतलब था मुझे किससे शुरू करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था, मैं दूसरे लोगों के लिए निर्णय नहीं लेता हूँ। मैनेजर ने दृढ़ता से कहा, अपने निर्णय स्वयं लें। फिर वे खामोश रहे और ऐसा लगा जैसे वे काफी लंबे समय तक खामोश रहे हों। युवक परेशानी महसूस करने लगा और सोचने लगा कि काश उसने मैनेजर से अपने लिए वह निर्णय लेने को न कहा होता जो वह खुद ले सकता था। मैनेजर उठकर आंगतू को दरवाजे तक लेकर गए। आप कर्मचारियों का नेतृत्व और प्रबंधन करने के बारे में जानना चाहते हैं और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारी टीम के लोगों से बात करने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप दोबारा मुझसे मिलने आ सकते हैं। दरअसल मैं आपको 1 मिनट मैनेजर का सिद्धांत तोहफे में देना चाहता हूँ। किसी ने कभी मुझे यह दिया था और इससे बहुत फर्क पड़ा। जब आप इसे समझ लेंगे तो हो सकता है आपके मन में भी किसी दिन मैनेजर बनने की इच्छा जाग जाए। युवक ने कहा, आपको धन्यवाद। ऑफिस से निकलने पर वह युवक मैनेजर की सहयोगी कर्टनी के पास से गुजरा। वह बोली, आपके विचारशील हाव भाव से मैं समझ सकती हूँ कि आपने अभी अभी हमारे मैनेजर का अनुभव किया है। युवक अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह बोला, मुझे लगता तो है। सहयोगी ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, उन्होंने मुझे लोगों की यह सूची दी है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। सहयोगी ने सूची पर नजर डाली। इनमें से 3 लोग इस सप्ताह बाहर रहने वाले हैं, लेकिन टेरेसा ली, पॉल ट्रेनेल और जॉन लेवी आज यहाँ है। मैं उन्हें फोन कर दूंगी और उनसे आपकी मुलाकात तय कराने में मदद करूंगी। युवक ने कहा, मैं आपका आभारी रहूंगा। पहला रहस्य, 1 मिनट के लक्ष्य। जब युवक टेरेसा ली के ऑफिस में पहुंचा तो वे अपना चश्मा हटाकर मुस्कुराई। मैंने सुना है कि आप हमारे मैनेजर से मिल लिए हैं। वे काफी कमाल के इंसान हैं, है ना? वे ऐसे ही लगते हैं। क्या उन्होंने आपको सलाह दी थी कि आप हमसे मिलकर यह पता लगाएं कि वे किस तरह से प्रबंधन करते हैं? निश्चित रूप से, टेरेसा ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि यह तरीका कितनी अच्छी तरह काम करता है। मैं अब भी इस बात पर हैरान हूँ कि उन्हें मेरे साथ कितना कम समय बिताना पड़ता है, क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ कि अपना काम कैसे करना है। क्या यह सच है? यकीन माने, यह सच है। मैं अब उनसे शायद ही कभी मिल पाती हूँ। युवक ने पूछा, आपका मतलब है आपको उनसे कोई मदद नहीं मिलती? उतनी नहीं जितनी शुरुआत में मिलती थी। वैसे किसी नए काम या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे मेरे साथ काफ़ी समय रहते हैं, तब वे और मैं हमारे 1 मिनट के लक्ष्य बनाते हैं। 1 मिनट के लक्ष्य, वे क्या है? टेरेसा ने कहा, यह 1 मिनट मैनेजमेंट के 3 रहस्यों में पहला रहस्य है। 3 रहस्य? युवक ने पूछा और वह ज़्यादा जानने के लिए आतुर था। हाँ, टेरेसा ने कहा, 1 मिनट के लक्ष्य तय करना 1 मिनट मैनेजमेंट की शुरुआत है। देखिए, ज़्यादातर कंपनियों में यह होता है कि जब आप कर्मचारियों से पूछते हैं कि वे क्या करते हैं और फिर उनके बॉस से पूछते हैं तो प्राय आपको 2 अलग अलग जवाब मिलते हैं। वास्तव में मैंने जिन कुछ कंपनियों में काम किया है वहाँ यह होता था कि मैं जिन चीज़ों को मेरे काम की जिम्मेदारियाँ मानती थी और जिन चीज़ों को मेरा बॉस मेरी जिम्मेदारियाँ मानता था, उनमें कोई संबंध बस संयोगवश ही होता था। फिर मैं कोई ऐसी चीज़ न करने के लिए मुश्किल में फंस जाती थी जिसे मैं अपने काम का हिस्सा मानती भी नहीं थी। युवक ने पूछा, क्या यहाँ ऐसा कभी होता है? नहीं, टेरेसा ने जवाब दिया, ऐसा यहाँ नहीं होता। हमारे मैनेजर हमारे साथ बैठकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है और हमें किन चीज़ों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन वे ऐसा करते कैसे हैं? युवक जानना चाहता था। टेरेसा ने मुस्कुराकर कहा, पहले से ज़्यादा कार्यकुशलता के साथ। वास्तव में आजकल
मैं उन्हें न्यू 1 मिनट मैनेजर कहती हूँ, क्योंकि वे नए तरीकों से चीजें कर रहे हैं जो अब और भी ज्यादा कारगर है। वह कैसे? उसने समझाया। मिसाल के तौर पर वे हमारे लक्ष्य तय नहीं करते हैं, इसके बजाय वे हमारी राय तथा विचार सुनते हैं और हमारे लक्ष्य तय करने के लिए हमारे साथ साथ काम करते हैं। जब हम सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में सहमत हो जाते हैं तो हर लक्ष्य का वर्णन एक पेज पर किया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी लक्ष्य और इसे प्राप्त करने के समय क्या करना है और कब तक करना है को व्यक्त करने में 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि इसे लगभग 1 मिनट में ही पढ़ा जा सके और इसकी समीक्षा की जा सके। एक बार जब हम लक्ष्यों को संक्षेप में लिख लेते हैं तो उन्हें बार बार देखना आसान होता है और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित रहना भी आसान होता है। अंततः मैं अपने लक्ष्य उन्हें ईमेल कर देती हूँ और उनकी प्रति अपने पास रखती हूँ ताकि हर चीज़ स्पष्ट रहे और हम दोनों ही समय समय पर मेरी प्रगति की जांच कर सकें। अगर हर लक्ष्य के लिए 1 पेज का वर्णन होता है तो क्या हर कर्मचारी के लिए बहुत से पेज नहीं हो जाते हैं? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं होता। हम 80-20 के नियम पर चलते हैं, यानी आपके 80% सचमुच महत्वपूर्ण परिणाम आपके 20% लक्ष्यों से मिलेंगे। इसलिए हम सिर्फ उन 20% लक्ष्यों के लिए ही 1 मिनट के लक्ष्य तय करते हैं, यानी हमारी जिम्मेदारी के मुख्य क्षेत्र शायद 3 से 5 लक्ष्य है। जाहिर है, अगर कोई खास प्रोजेक्ट आ जाता है तो हम 1 मिनट के खास लक्ष्य तय कर लेते हैं। उसने आगे कहा, चूंकि हर लक्ष्य को लगभग 1 मिनट में पढ़ा जा सकता है, इसलिए हमें कभी कभार समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं और यह भी देखें कि क्या हमारा काम हमारे लक्ष्य से मेल खाता है। यदि यह मेल नहीं खाता है तो हमें अपने कामों में बदलाव करना होता है। इससे हमें ज़्यादा जल्दी सफल होने में मदद मिलती है। युवक ने कहा, तो आप देखती हैं कि क्या आप अपेक्षित काम कर रही हैं या नहीं। आप अपने मैनेजर का इंतज़ार नहीं करती हैं कि वह आपको यह बात बताए। हाँ, तो एक तरह से आप अपना प्रबंधन खुद करती हैं। बिल्कुल, टेरेसा ने सिर हिलाकर कहा। उसने आगे कहा, और यह ज़्यादा आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा काम क्या है। हमारा मैनेजर यह सुनिश्चित करता है कि हम यह जान लें कि अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है, क्योंकि वे हमें यह दिखा देते हैं। दूसरे शब्दों में, अपेक्षाएं हम दोनों के सामने ही स्पष्ट होती हैं। हम में से कई दूर रहकर भी काम करते हैं, इसलिए हमारे मैनेजर हमेशा आमने सामने नहीं दिखा पाते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, लेकिन वे दूसरे तरीकों से ऐसा कर देते हैं। क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, टेरेसा ने कहा। मेरा एक लक्ष्य यह था कि मैं किसी समस्या को पहचानूं और कोई ऐसा समाधान सोचूं जिस पर अमल करने से स्थिति सही हो जाए। शुरुआत में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था तो मैं यात्रा कर रही थी। वहाँ मुझे एक समस्या नजर आई जिसे सुलझाना जरूरी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह सुलझाया जाए। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया। जब उन्होंने फ़ोन का जवाब दिया तो मैंने कहा, मेरे सामने एक समस्या है। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाऊँ, वे बोले, अच्छी बात है, उसे सुलझाने के लिए ही तो तुम्हें काम पर रखा गया है। इसके बाद फ़ोन के दूसरे छोर पर खामोशी छा गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कहूँ। अंततः मैं जैसे तैसे बोली कि लेकिन मैं नहीं जानती कि इस समस्या को कैसे सुलझाना है। उन्होंने कहा कि टेरेसा, भविष्य के लिए तुम्हारा एक लक्ष्य समस्याओं को खुद पहचानना और सुलझाना है, लेकिन चूंकि तुम नई हो इसलिए हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अब बताओ कि समस्या क्या है। इसके बाद मैंने समस्या को यथासंभव स्पष्ट अंदाज में बताने की कोशिश की, लेकिन मैं घबरा रही थी और रक्षात्मक थी, इसलिए मैं ठीक से बता नहीं पा रही थी। मेरे मैनेजर ने मुझे आरामदेह बताते हुए नरमी से कहा कि बस मुझे इतना बता दो कि लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। यह सुनने के बाद मेरा ध्यान खुद पर से हट गया और मैं असली समस्या के बारे में सोच पाई। फिर मैंने समस्या का वर्णन उस तरह कर दिया जैसा उन्होंने कहा था। वे बोले कि तुम्हारा वर्णन अच्छा है टेरेसा, अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि यह किस तरह हो। मैंने कहा, मैं नहीं जानती
उन्होंने जवाब दिया, तो फिर मुझे तब दोबारा फोन करना जब तुम जान जाओ। मैं कुछ पलों के लिए हैरानी से जम गई थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूँ। दयालुता दिखाते हुए उन्होंने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे यह नहीं बता सकती कि तुम क्या होते देखना चाहोगी, तो तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है। तुम तो बस शिकायत कर रही हो। समस्या का अस्तित्व तभी होता है जब वास्तविकता और मनचाही स्थिति के बीच फर्क होता है। मैं जल्दी सीखने में माहिर थी और अचानक मुझे यह एहसास हो गया कि मैं जानती थी कि मैं क्या होते देखना चाहती थी। जब मैंने उन्हें यह बता दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वास्तविक और मनचाही स्थिति के बीच असंगति किस कारण हो सकती है। मैंने बता दिया। फिर वे बोले कि अब तुम इस बारे में क्या करने जा रही हो। मैंने कहा कि देखिए, मैं एक काम कर सकती हूँ। उन्होंने पूछा कि अगर तुम एक काम करती हो तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज सचमुच हो जाएगी। मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि तो फिर यह समाधान घटिया है। तुम और क्या कर सकती हो। मैं बोली, मैं भी काम कर सकती हूँ। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लेकिन अगर तुम भी काम करती हो तो तुम जो होते देखना चाहती हो, क्या वह सचमुच हो जाएगा। मुझे एहसास हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा, तब तो यह भी खराब समाधान है। तुम और क्या कर सकती हो। मैंने इस बारे में 2 मिनट सोचा और बोली कि मैं सी काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सी काम करती हूँ तब भी वह नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ, इसलिए यह भी समाधान नहीं है, है ना। उन्होंने मजाक किया कि सही है, अब तुम समझने लगी हो। क्या कोई और चीज है जो तुम कर सकती हो। राहत महसूस करते हुए मैं हंसी और बोली कि शायद मैं इनमें से कुछ समाधानों को मिला सकती हूँ। वे बोले कि यह कोशिश करने लायक लगता है। मैंने कहा कि देखिए, दरअसल अगर मैं इस सप्ताह ए काम करूं, अगले सप्ताह बी काम करूं और 2 सप्ताह बाद सी काम करूं तो समस्या सुलझ जाएगी। यह जबरदस्त समाधान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी समस्या सुलझा दी। उन्होंने जोर दिया है कि मैंने समस्या नहीं सुलझाई है, तुमने खुद सुलझाई है। मैंने तो तुमसे बस ऐसे सवाल पूछे थे जो भविष्य में तुम खुद से पूछ सकती हो। जाहिर है, मैं जानती थी कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने मुझे दिखा दिया था कि समस्या को कैसे सुलझाना है, ताकि मैं आगे से इसे अपने दम पर कर सकूं। युवक ने पूछा, जब आपने कहा था कि वे अच्छे प्रदर्शन को देखने में आपकी मदद करते हैं, तो क्या आपका यही मतलब था। हाँ, मेरे मैनेजर मुझे दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है, ताकि मैं इसे समझ सकूं और आगे इसे खुद कर सकूं। फिर फोन कॉल के अंत में वे बोले कि तुम योग्य हो टेरेसा। अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो यह बात याद रखना। टेरेसा अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गई और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह मैनेजर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर रही हो। मुझे याद है, बाद में मैं मुस्कुराई थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें भविष्य में मेरे साथ इतना ज़्यादा समय न बिताना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी समस्याएं बेहतर ढंग से सुलझाना खुद सीख सकती थी। हाँ, वे चाहते हैं कि हमारी टीम का हर सदस्य अपने काम बेहतर और ज़्यादा जल्दी करके खुशी पाए। युवक ने पल भर के लिए सोचा और कहा, जब टीम के ज़्यादातर लोग अपने दम पर काम करने में सक्षम होंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे संगठन ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कैसे बनेगा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अब तक सीखी गई बातों को संक्षेप में लिख लूं? टेरेसा ने प्रतिक्रिया की। मैं सोचती हूँ कि यह एक अच्छा विचार है। युवक ने लिखा, 1 मिनट के लक्ष्य अच्छी तरह काम करते हैं जब आप पहला लिखकर लक्ष्य बनाते हैं और उनका संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवरण लिखते हैं, कर्मचारियों के सामने प्रदर्शित कर देते हैं कि अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। दूसरा, कर्मचारियों से कहते हैं कि वे अपने हर लक्ष्य को तारीख सहित एक पेज पर लिख लें। तीसरा, कर्मचारियों से हर दिन उनके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की समीक्षा करने को कहते हैं, जिसे करने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। चौथा, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे 1 मिनट समय लगाकर देखें कि वे क्या कर रहे हैं और फिर यह भी देखें कि क्या उनका व्यवहार उनके लक्ष्यों से मेल खाता है। पांचवा, अगर यह मेल नहीं खाता है तो जो वे कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें दोबारा सोचने के लिए प्रोत्साहित करें
ताकि वे अपने लक्ष्यों तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकें। युवक ने टेरेसा को अपना सार दिखाया। वह बोली, वाह, आप बहुत तेज सीखते हैं। धन्यवाद, उसने कहा और अपने बारे में अच्छा महसूस किया। अगर 1 मिनट के लक्ष्य तय करना 1 मिनट मैनेजर बनने का पहला रहस्य है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बाकी के 2 लक्ष्य क्या है? टेरेसा मुस्कुराई और अपनी घड़ी देखकर बोली, आप पॉल ट्रेनेल से क्यों नहीं पूछते? मेरे बाद आपको उनसे मिलने जाना है ना? वह इस बात से प्रभावित हुआ कि टेरेसा पहले से ही उसका कार्यक्रम जानती है। वह उससे हाथ मिलाने के लिए उठा और बोला, हाँ, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। समय एक ऐसी चीज है जो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा है, जैसा आप शायद कह सकते हैं। मैं खुद न्यू 1 मिनट मैनेजर बनती जा रही हूँ। आपका मतलब है कि आप गौर करती हैं कि क्या बदल रहा है और फिर 3 रहस्यों को लागू करने के नए तरीकों की कोशिश करती हैं। हाँ, परिवर्तन के हिसाब से ढलना मेरा एक मुख्य लक्ष्य है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। दूसरा रहस्य, 1 मिनट की तारीफ। जब युवक टेरेसा के ऑफिस से निकला तो वह सुनी हुई बातों की सादगी से दंग रह गया। उसने सोचा, इसमें समझदारी लगती है। आखिर आप तब तक प्रभावी मैनेजर कैसे बन सकते हैं जब तक कि आप और आपकी टीम लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट न हो, जब तक कि इसे यही न पता हो कि अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। जब वह पॉल ट्रेनल के ऑफिस में पहुंचा तो उसे इतने युवा व्यक्ति को देखकर हैरानी हुई। पॉल की उम्र 30 वर्ष के करीब दिख रही थी। तो आप मैनेजर से मिल चुके हैं? वे कमाल के इंसान हैं, है ना? युवक को अब तक मैनेजर के बारे में कमाल का इंसान सुनने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे भी लगता है। क्या उन्होंने आपको बताया कि वे कैसे प्रबंधन करते हैं? उन्होंने बताया था। क्या यह सच है? युवक ने पूछा और सोचा कि क्या उसे टेरेसा से भिन्न जवाब मिलेगा। बिल्कुल सच है। मैं जिस आखिरी कंपनी में काम करता था, वहाँ पर मेरे बॉस माइक्रो मैनेजर थे, यानी हर छोटी छोटी बात की निगरानी करते थे। लेकिन हमारे नए 1 मिनट मैनेजर उस शैली में यकीन नहीं करते। आपका मतलब है आपको उनसे मदद नहीं मिलती? उतनी नहीं जितनी तब मिलती थी जब मैं शुरुआत में सीख रहा था। अब उन्हें मुझ पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते हैं। हाँ, मैंने अभी अभी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने के बारे में सीखा है, युवक ने बीच में कहा। दरअसल मैं 1 मिनट के लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो 1 मिनट की प्रशंसाओं का जिक्र कर रहा था। 1 मिनट की प्रशंसाएं? क्या यह दूसरा रहस्य है? हाँ, वास्तव में जब मैंने यहाँ पहल काम शुरू किया तो मेरे मैनेजर ने मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वे क्या करने वाले थे। वह क्या? उन्होंने कहा कि मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करना काफ़ी आसान होगा अगर वे मुझे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट फीडबैक दें कि मैं कैसा काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इससे मुझे सफल होने में मदद मिलेगी, कि मुझ में काबिलियत थी और वे मुझे संगठन में बनाए रखना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि मैं अपने काम का आनंद लूं और संगठन की बहुत मदद करूं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और जब मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो वे मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देंगे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि पहल यह हम दोनों के लिए बहुत सुकून देने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे तब बताया था, ज़्यादातर मैनेजर इस तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अगर अपने काम में सफल होना मेरे लिए महत्वपूर्ण था तो मुझे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि फीडबैक एक अमूल्य औजार है। क्या आप मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हैं? निश्चित रूप से, पॉल ने जवाब दिया। जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि जब मेरे मैनेजर और मैं अपने 1 मिनट के लक्ष्य तय कर लेते थे तो उसके बाद वे सतत संपर्क में रहते थे। वे ऐसा कैसे करते थे? 2 तरीकों से। पहला, वे मेरी गतिविधियां देखते थे। जब वे दूर होते थे तब भी वे विभिन्न आंकड़ों की जांच करते थे, जिनसे पता चलता था कि मैं कैसा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे, वे चाहते थे कि मैं अपनी प्रगति की रिपोर्ट उन्हें भेजूं। आपको इस बारे में कैसा महसूस होता था? पहल तो मैं बेचैन हो जाता था। फिर मुझे उनकी बात याद आई कि शुरुआत में वे मुझ पर नज़र रखेंगे ताकि वे मुझे
कोई चीज सही करते हुए पकड़ सकें। युवक ने पूछा, कोई चीज सही करते हुए पकड़ सकें? हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है जिसका पालन हर मैनेजर करता है। कर्मचारियों की पूरी संभावना तक पहुँचने में उनकी मदद करें, उन्हें कोई चीज सही करते हुए पकड़ें। युवक ने कभी नहीं सुना था कि कोई मैनेजर यह करता हो, हालांकि वह बहुत से मैनेजरों से मिल चुका था। पॉल ने आगे कहा, ज्यादातर संगठनों में मैनेजर अपना ज्यादातर समय कर्मचारियों को क्या करते पकड़ने में बिताते हैं। युवक जानकार अंदाज में मुस्कुराया और बोला, कोई चीज गलत करते हुए। सही, पॉल मुस्कुराए, बिल्कुल सही। यहाँ हम लोगों को सही करते हुए पकड़ते हैं और सकारात्मक बातों पर जोर देते हैं, खास तौर पर जब वे कोई नया काम शुरू करते हैं। युवक ने कुछ नोट्स लिए, फिर ऊपर देखा और पूछा, जब वे आपको कोई सही चीज करते हुए पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? तब वे 1 मिनट की प्रशंसा करते हैं। पॉल ने आनंद के साथ कहा, इसका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। जब वे गौर करते हैं कि आपने कोई चीज सही की है तो वे आपको सटीकता से बताते हैं कि आपने क्या सही किया है और वे इस बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। वे बीच में एक पल के लिए ठहर जाते हैं ताकि आप भी इसे महसूस कर सकें। फिर वे अच्छा काम जारी रखने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और प्रशंसा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मैनेजर यह करता हो, युवक ने कहा। इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा। इससे निश्चित रूप से अच्छा लगता है और कई कारणों से। सबसे पहले तो कोई चीज़ सही करने के तुरंत बाद ही मुझे प्रशंसा मिल जाती है। पॉल आगे की ओर झुके और गोपनीय अंदाज में बोले, मुझे वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया, युवक ने कहा। आपका प्रदर्शन कैसा है, यह जानने के लिए इंतजार करना बहुत बुरा होता है। मैं सहमत हूँ। दूसरे, चूंकि वे सटीकता से बताते हैं कि मैंने क्या सही किया, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि वे जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और उनकी प्रशंसा सच्ची है। तीसरे, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। हमेशा एक जैसे? युवक ने पूछा। हाँ, वे मेरी तारीफ करते हैं जब मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ और इसका हकदार होता हूँ। भले ही परिस्थितियाँ उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर या यहाँ ऑफिस में अच्छी न हो, मैं जानता हूँ कि वे दूसरी जगह हो रही चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ हूँ वे वहीं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं करते जहाँ वे उस वक्त होते हैं। मैं सचमुच इसकी कदर करता हूँ। क्या इस सारी प्रशंसा में मैनेजर का बहुत समय नहीं लग जाता है? युवक ने पूछा। नहीं, याद है, आपके लंबे समय तक किसी की प्रशंसा करने से पहले ही वह व्यक्ति जान जाता है कि आप उसके प्रदर्शन पर करीबी निगाह रख रहे हैं। इसमें आमतौर पर 1 मिनट से कम समय लगता है, युवक ने कहा। इसलिए इसे 1 मिनट की प्रशंसा कहा जाता है। सही कहा। तो क्या वे हमेशा आपको कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, जाहिर है नहीं, पॉल ने जवाब दिया। यह ज़्यादातर शुरुआत में होता है, जब आप यहाँ काम करना शुरू करते हैं और जब आप कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी शुरू करते हैं। जब आप काम सीख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि उनको आप पर भरोसा है, क्योंकि बाद में आप उन्हें बहुत बार नहीं देखते हैं। सचमुच इतने करीब रहने के बाद तो यह निराशाजनक होगा, नहीं क्या? दरअसल नहीं, क्योंकि आपके और उनके पास यह जानने के दूसरे तरीके होते हैं कि आपका काम प्रशंसनीय है। आप दोनों ही सामने मौजूद आंकड़ों की समीक्षा कर सकते हैं, बिक्री के आंकड़े, व्यय, उत्पादन सारणी आदि। पॉल ने आगे कहा, समय के साथ आप खुद को सही चीजें करते हुए पकड़ने लगते हैं। आप खुद की प्रशंसा करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैनेजर दोबारा आपकी प्रशंसा कब करेंगे, जो वे कई बार करते हैं, और इससे उनकी गैर मौजूदगी में भी आप अपनी राह पर चलते रहते हैं। यह विलक्षण है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी नौकरी में इतनी ज़्यादा मेहनत कभी नहीं की या इसका इतना ज़्यादा आनंद भी नहीं लिया। इसका कारण यह है, जब मुझे प्रशंसा मिलती है तो मैं जान जाता हूँ कि मैंने इसे अर्जित किया है। मैंने देखा है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है?
क्योंकि जो आत्मविश्वास अर्जित किया जाता है उससे आपको होने वाले तमाम परिवर्तनों से निपटने में मदद मिलती है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि आगे रहने के नवाचार करने के लिए हम पर्याप्त आत्मविश्वासी बने। क्या इसलिए आपके मैनेजर आपके निर्णय खुद लेने के बजाय आपको किसी समस्या को खुद सुलझाने का अवसर देते हैं? हाँ, इसके अलावा इससे मैनेजर का समय भी बचता है। मैं अपनी टीम के लोगों के साथ भी यही करता हूँ ताकि वे भी ज़्यादा सक्षम बन जाएं। मैं यहाँ एक सिलसिला देख रहा हूँ। आप 1 मिनट के लक्ष्यों को प्रशंसाओं से जोड़ देते हैं जिससे लोगों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आ जाता है। बिल्कुल। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं ताकि मैं इस बारे में नोट्स लिख सकूं कि 1 मिनट की प्रशंसाओं का इस्तेमाल कैसे करना है? निश्चित रूप से, पॉल ने कहा। युवक ने लिखा, 1 मिनट की प्रशंसा तब भली भांति काम करती है जब आप पहला आधा मिनट पहला कर्मचारियों की यथासंभव तुरंत प्रशंसा करते हैं। दूसरा, लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या सही किया है, विशिष्ट बने। तीसरा, लोगों को बताते हैं कि उन्होंने जो सही किया उसके बारे में आप कितना अच्छा महसूस करते हैं और इससे कैसे मदद मिलती है। अंतराल। चौथा, पल भर के लिए ठहरते हैं ताकि लोग अपने अच्छे काम के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। दूसरा आधा मिनट। पांचवा, उन्हें यही ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छठा, यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपको उन पर विश्वास है और आप उनकी सफलता का समर्थन करते हैं। तो अगर 1 मिनट के लक्ष्य और प्रशंसाएं पहला और दूसरा रहस्य है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तीसरा रहस्य क्या है? पॉल अपनी कुर्सी से उठ गए। शायद यह जॉन लेवी से पूछना मुनासिब रहेगा। मेरे ख्याल से आप मेरे बाद उनसे बात करने जा रहे हैं। हाँ, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अच्छा लगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास बहुत है। देखिए, मैं खुद न्यू 1 मिनट मैनेजर बनता जा रहा हूँ। आगंतुक ने सिर हिलाया। यह बात उसने इस संगठन में पहली बार नहीं सुनी थी। वह उस इमारत से निकला और नज़दीकी पेड़ों के बीच टहलते हुए उस चीज़ के बारे में सोचने लगा जो वह खोज रहा था। वह सुनी हुई बातों से सहज बोध और सादगी से प्रभावित था। युवक ने सोचा, आप लोगों को कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने की सफलता पर कैसे बहस कर सकते थे? क्या हर कर्मचारी यही अनुभव नहीं करना चाहता है? उसने सोचा, लेकिन क्या 1 मिनट की प्रशंसाएं सचमुच काम करती हैं? क्या यह 1 मिनट मैनेजमेंट वाकई मुनाफे का परिणाम दे पाता है? टहलते समय परिणामों के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। इसलिए वह मैनेजर के सहायक के पास लौटा और पूछा, क्या वह जॉन लेवी से उस दोपहर के बजाय अगली सुबह मिल सकता है? उसने बताया कि जॉन से बात करने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता है जो कंपनी के सारे विभागों के बारे में जानकारी दे सकता हो। जॉन ने कहा है कि कल सुबह ठीक है, कर्टनी ने फ़ोन रखते हुए कहा। फिर उसने मुख्य कार्यालय में फ़ोन करके नया अपॉइंटमेंट लिया जिसका युवक ने आग्रह किया था। उसे लिज एक्विनो से मिलने जाना था। कर्टनी ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह आपको आपकी मनचाही सारी जानकारी दे देगी। युवक ने उसे धन्यवाद दिया। उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए वह कुछ खाने और अपनी अगली मीटिंग की तैयारी करने के लिए सड़क के पार गया। मूल्यांकन। लंच के बाद युवक कंपनी के मुख्यालय गया और लिज एक्विनो से मिला। वह वहां पर क्यों आया था, इस बारे में छुटपुट विनम्र बातचीत के बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया और उसने पूछा, आपके पास जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपकी कंपनी के सारे खंडों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? एक पल बाद वह हंस पड़ा जब उसने लीज को कहते सुना, आपको बहुत दूर तक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक नए 1 मिनट मैनेजर का है। उनका विभाग हमारे सारे विभागों में सबसे कार्यकुशल और सफल है और यह बरसों से ऐसा ही रहा है। चाहे परिस्थितियां किसी भी तरह से बदलें, वे हमेशा ढल जाते हैं। वे कमाल के इंसान है ना? वाकई, युवक ने कहा। क्या उनके पास सबसे अच्छे उपकरण और प्रौद्योगिकी है? नहीं, लीज ने कहा। सच कहा जाए तो उनके कुछ उपकरण सबसे पुराने हैं। देखिए, वे आदर्श नहीं हो सकते
युवक ने कहा, और वह न्यू 1 मिनट मैनेजर की शैली से अब भी चकरा रहा था। क्या उनके कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं? लीज बोली, अगर सोचा जाए तो उनके कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं। लोग उनके यहाँ से निकलकर बाहर जाते हैं। ओह, युवक ने सोचा कि अब उसे कुछ मिल गया है। युवक ने पूछा, जब वे न्यू 1 मिनट मैनेजर को छोड़कर जाते हैं तो क्या होता है? लीज ने प्रतिक्रिया की, हम आमतौर पर उन्हें मैनेजर बना देते हैं। वे हमारे यहाँ कर्मचारियों को तैयार करने में सबसे अच्छे हैं। जब भी हमारे पास जगह खाली होती है और हमें किसी अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है, हम उन्हें फ़ोन करके पूछ लेते हैं। हमेशा उनके पास कोई न कोई तैयार रहता है। मंत्रमुग्ध होकर उसने लीज को धन्यवाद दिया, लेकिन इस बार उसे एक अलग प्रतिक्रिया मिली। मुझे खुशी हुई कि मैं आज आपसे मिलने का समय निकाल पाई। वह बोली, मेरा बाकी का सप्ताह वाकई खचाखच भरा है। काश मैं जानती कि वे ऐसा कैसे कर लेते हैं। मैं वहां जाकर उनसे मिलने की बार बार सोचती हूँ, लेकिन समय ही नहीं निकाल पाती। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे उनके रहस्य पता चल जाएंगे, मैं वे आपको तोहफे में दे दूंगा। जिस तरह वे मुझे रहस्य बता रहे हैं, मैं आपको भी बता दूंगा। यह कीमती तोहफा होगा, लीज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद लीज ने अपने अव्यवस्थित ऑफिस की ओर देखा और आह भरी, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। युवक लीज के ऑफिस से बाहर निकला और इमारत से बाहर निकलते समय वह अपना सिर हिला रहा था। उसका मन मोह लिया था। उस रात युवक को सोने में बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि वह अगले दिन के बारे में सोच रहा था, तीसरा रहस्य सीखने के बारे में। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। तीसरा रहस्य, 1 मिनट की फटकार। अगली सुबह 9 बजते ही वह जॉन लेवी के ऑफिस में पहुंच गया। उसे हमेशा की तरह वे कमाल के आदमी हैं, है ना, सुनने को मिला, लेकिन अब तक युवक उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह ईमानदारी से कह सकता था, हाँ वे हैं। जॉन ने कहा, वे आश्चर्यजनक हैं। वे बरसों से यहाँ हैं, लेकिन वे समय के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। वे चीज़ों को नया और ताज़ा रखते हैं। उन्होंने अपना विकास किया है और वे पहले से ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि बन गए हैं। उनका एक उल्लेखनीय काम उनकी प्रतिक्रिया का तरीका है जब हम कोई चीज़ गलत कर देते हैं। जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हैं, मैं तो सोचता था कि यहाँ का मुख्य सूत्र वाक्य है कि लोगों को कोई चीज़ सही करते पकड़ो। यह है, जॉन ने कहा, लेकिन आपको यह जानने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ की पूरी कार्यप्रणाली को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मेरे मैनेजर को अब मेरे साथ 1 मिनट के लक्ष्यों या प्रशंसाओं पर ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता। वास्तव में आमतौर पर मैं उनसे मिलने से पहले ही अपने लक्ष्य लिख लेता हूँ, फिर हम उस पर बात करते हैं। क्या आप हर लक्ष्य एक पेज पर लिखते हैं? हाँ, 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं, जिनकी समीक्षा में सिर्फ 1 मिनट लगता है। मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ और मैं इसमें काफ़ी योग्य हूँ। मैंने खुद को शाबाशी देना सीख लिया है। वास्तव में मैं मानता हूँ कि अगर आप अपनी प्रशंसा खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर उन्होंने यह भी जोड़ा, और मैं दूसरों की भी प्रशंसा करता हूँ। तो क्या आपके मैनेजर आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं? कई बार, लेकिन उन्हें ज़्यादा बार नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इस मामले में मैं उन्हें हरा देता हूँ। जब मैं कोई चीज़ खास अच्छी तरह करता हूँ तो मैं उनसे प्रशंसा मांग भी लेता हूँ। युवक ने पूछा, आप में ऐसा करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? यह तो शर्त लगाने जैसा है, जहाँ मैं या तो जीतता हूँ या फिर मामला बराबरी पर छूट जाता है। अगर वे मुझे प्रशंसा देते हैं तो मैं जीत जाता हूँ, लेकिन अगर वे प्रशंसा नहीं देते हैं तो मैं बराबर हो जाता हूँ। मेरे मांगने से पहले भी वह प्रशंसा मेरे पास नहीं थी। युवक मुस्कुराया, मुझे यह विचार पसंद आया, लेकिन उस बारे में क्या, जब कोई चीज़ गलत हो जाती है? देखिए, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है। अगर मैं या हमारी टीम का कोई दूसरा व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण गलती करता है तो मुझे 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन मिल सकता है। युवक ने पूछा, क्या 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन? यह महत्वपूर्ण तीसरे रहस्य का नया संस्करण है।
लोगों की प्रशंसा करना हमेशा कारगर नहीं होता है, जब तक कि गलतियां होने पर उन्हें सुधारने का पुनः मार्गदर्शन न जुड़ा हो। हालांकि मुझे हमेशा पसंद नहीं आता है कि कोई मेरी गलतियां निकाले, लेकिन पुनः मार्गदर्शन से मुझे वापस पटरी पर लौटने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलती है। इससे मुझे तथा हमारे संगठन दोनों को ही सफल होने में मदद मिलती है। जब हमारी कंपनी में अर्श से फर्श तक की प्रबंधन शैली चलती थी, तब तीसरे रहस्य को 1 मिनट की फटकार कहा जाता था, जो उस युग में उल्लेखनीय रूप से प्रभावी तरीका था। लेकिन परिस्थितियां बदलने पर न्यू 1 मिनट मैनेजर ने इसे बदल लिया। बदल लिया? हाँ, आज हमें कम संसाधनों के साथ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और वह भी ज़्यादा जल्दी। लोग अपने काम में ज़्यादा संतुष्टि तथा मूल्य पाना चाहते हैं। अब हर किसी को सीखने वाला होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। मैं चाहे कितना भी योग्य हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन मेरी योग्यता का क्षेत्र खत्म हो जाए। 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन सीखने में मेरी मदद करता है, क्योंकि इसकी बदौलत मैं देख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ अलग तरीके से करनी चाहिए। आगंतुक ने पूछा, यह कैसे काम करता है? यह सरल है, जॉन ने कहा। मुझे पता था आप यही कहेंगे। जॉन हंसा और बोला, अगर मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मेरे मैनेजर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने जो लक्ष्य तय किया था वह स्पष्ट था। अगर ऐसा नहीं था तो वे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। फिर वे मेरे सामने 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को 2 हिस्सों में बताते हैं। पहले आधे हिस्से में वे मेरी गलती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे आधे हिस्से में वे मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे यह सब कब करते हैं? जैसे ही उन्हें गलती का पता चलता है, वे मुझसे तथ्यों की पुष्टि करते हैं, और जो भी गलत हुआ है हम उसकी समीक्षा करते हैं। वे बहुत विशिष्ट होते हैं। फिर वे मुझे बताते हैं कि वे गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और इसका हमारे परिणामों पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। कई बार तो बहुत स्पष्ट शब्दावली में। जब वे मुझे बता देते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इसके बाद वे कुछ पल तक खामोश रहते हैं, ताकि मैं इसे आत्मसात कर सकूं। यह खामोशी का अंतराल आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण साबित होता है। क्यों? क्योंकि खामोशी के पल मुझे अपनी गलती के बारे में चिंता महसूस करने और यह सोचने का समय देते हैं कि इसका मुझ पर और संगठन पर क्या प्रभाव हो सकता है। वे कितनी देर तक खामोश रहते हैं? केवल कुछ सेकंड, लेकिन जब यह आपके साथ होता है तो ज़्यादा लंबा लगता है। जॉन ने आगे कहा, पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अपनी गलती से ज़्यादा अच्छा हूँ और उन्हें मुझ पर विश्वास तथा भरोसा है। वे कहते हैं कि उन्हें आशा है यह गलती दोहराई नहीं जाएगी, और वे मेरे साथ आगे भी काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुनः मार्गदर्शन आपको अपने काम की गलती के बारे में 2 बार सोचने के लिए मजबूर करता है। जॉन ने सिर हिलाया। यह करता है? क्या आप मुझे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन के इस्तेमाल के मुख्य हिस्सों के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं? बिल्कुल, वे सटीकता से बताते हैं कि क्या गलत हुआ है, ताकि मैं जान जाऊं कि उन्हें पूरी जानकारी है और वे यह नहीं चाहते हैं कि मेरी टीम या मेरी छवि खराब या दोयम काम के लिए बने। चूंकि वे पुनः मार्गदर्शन के अंत में इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे मुझे तथा मेरी टीम को महत्व देते हैं, इसलिए यह मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया न करूं या रक्षात्मक न बनूं। मैं किसी दूसरे पर दोष मंडकर अपनी गलती को तर्कसंगत साबित करने की कोशिश नहीं करता हूं। जाहिर है, यह जानने से मदद मिलती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो वे इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इस वजह से मैं जानता हूँ कि वे न्यायपूर्ण हैं। पुनः मार्गदर्शन में अमूमन सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, और जब यह खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है, लेकिन यह आपको याद रहता है। और चूंकि यह समर्थन के साथ खत्म होता है, इसलिए आप दोबारा पटरी पर लौटना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप किस बारे में बोल रहे हैं, युवक ने कहा। मैंने उनसे पूछ लिया था। जॉन ने बीच में बोल दिया। उम्मीद है
आपने उनसे अपने लिए निर्णय लेने को नहीं पूछा होगा। युवक थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। हाँ, मैंने यही किया था। जॉन धीरे से हंसे। तब तो आप इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन को सुनना कैसा लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको बहुत छोटी खुराक मिली होगी। यहाँ हम जानते हैं कि आप हमारी कंपनी की संस्कृति के लिए नए हैं, लेकिन आपको पुनः मार्गदर्शन की जरूरत है। तो यह हल्का होना चाहिए ताकि आप हताश न हो। हमारा लक्ष्य लोगों में आत्मविश्वास जगाना है ताकि वे बेहतर परिणाम पाने में हमारी मदद कर सकें। हो सकता है कि यह हल्का हो, युवक ने कहा, लेकिन मैं नहीं सोचता कि मैं दोबारा कभी उनसे कहूँगा कि वे मेरे लिए निर्णय लें। फिर उसने पूछा, क्या वे कभी गलती करते हैं? वे तो बहुत आदर्श लगते हैं। जॉन हंसे। जाहिर है वे गलतियां करते हैं, वे भी इंसान हैं, लेकिन वे इसे सबसे पहले स्वीकार करते हैं। वास्तव में उन्होंने कह रखा है कि अगर हमें कभी लगे कि वे किसी चीज के बारे में गलत हैं, तो हम उन्हें खुलकर बता दें। यह अक्सर नहीं होता है, लेकिन वे कहते हैं कि इससे उन्हें उस गलती को रोकने में मदद मिलती है जो वे भविष्य में कर सकते हैं। यह कई कारणों में से एक है जिनकी बदौलत हमें उनके साथ काम करना पसंद है। कई बार वे रूखे हो जाते हैं, लेकिन उनका हास्य बहुत अच्छा है और इससे मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर, वे मेरी गलती को पकड़ने में सचमुच अच्छे हैं, लेकिन कई बार वे मुझे पुनः मार्गदर्शन का दूसरा हिस्सा देना भूल जाते हैं। वह हिस्सा जहां वे व्यक्ति के रूप में आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। हाँ, जब वे भूल जाते हैं तो मैं उन्हें यह बता देता हूँ और इस बारे में मजाक करता हूँ। आप वाकई ऐसा करते हैं? देखिए, मैं पहले तो यह समझने में कुछ समय लगाता हूँ कि मैंने क्या गलत किया, और फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या बदलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने यह कहने के लिए उन्हें फ़ोन किया कि मैं जानता था कि मैं गलत हूँ और ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। फिर मैं हंसा और बोला कि मैं बेहतर महसूस करने के लिए दरअसल पुनः मार्गदर्शन का पुष्टि वाला हिस्सा पाना पसंद करूंगा जो वे देना भूल गए थे। और उन्होंने क्या किया? वे हंसे, फिर माफ़ी मांगी और बोले कि वे कहना चाहते थे कि उन्हें अब भी मुझ पर भरोसा है। जब हमने फ़ोन रखे तो मैं बेहतर महसूस कर रहा था। इस पर मुझे आश्चर्य होता है, युवक ने कहा। हाँ, जब वे अपना हास्यबोध कायम रखते हैं तो इससे उन्हें और उनके आसपास के हर व्यक्ति को मदद मिलती है। उन्होंने हमें हमारी गलती पर हंसना सिखाया है और बेहतर काम करके इससे उबरना भी सिखाया है। तो आपने यह करना कैसे सीखा? उन्हें यह सब करते देखकर युवक को अब एहसास होने लगा था कि ऐसा मैनेजर कितना मूल्यवान हो सकता है। मैं गौर कर रहा हूँ कि तीसरा रहस्य नेतृत्व करने और प्रबंधन करने के इस 1 मिनट के तंत्र को आगे बढ़ाता है। लक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि किस पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशंसाएं विश्वास बढ़ाती हैं, जिससे आपको सफल होने में मदद मिलती है, और पुनः मार्गदर्शन गलतियों को दुरुस्त करते हैं। ये तीनों कर्मचारियों की मदद करते हैं कि वे अपने बारे में बेहतर महसूस करें और अच्छे परिणाम दें। लक्ष्यों, प्रशंसाओं और पुनः मार्गदर्शन के तालमेल का उपयोग करना इतनी अच्छी तरह क्यों काम करता है? मैं चाहता हूँ कि आप यह बात हमारे न्यू 1 मिनट मैनेजर से ही समझें, जॉन ने कहा जब वे कुर्सी से उठे और युवक को दरवाजे तक छोड़ने गए। युवक ने उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद दिया। जॉन मुस्कुराए। आप पहले से ही जानते हैं कि समय के विषय पर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। वे दोनों हंसे। युवक अब ऐसा महसूस कर रहा था वे दोनों हंसे। युवक अब ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह आंगतुक के बजाय अंदर का आदमी बन गया है, और यह अच्छा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, युवक को एहसास हुआ कि जॉन ने कितने कम समय में उसे कितनी सारी जानकारी दे दी थी। उसने खुद को याद दिलाने के लिए नोट्स बनाए कि किसी कर्मचारी के गलती करने पर 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन भली भांति काम करता है। जब आप पहला आधा मिनट, नंबर 1, यथाशीघ्र लोगों का पुनः मार्गदर्शन करें। नंबर 2, पहले तथ्यों की पुष्टि करें और फिर मिलकर गलती की समीक्षा करें। विशिष्ट बने।
नंबर 3, यह व्यक्त करें कि आप गलती के बारे में कैसा महसूस करते हैं और परिणामों पर इसका क्या प्रभाव होता है। अंतराल। नंबर 4, पल भर के लिए खामोश हो जाएं ताकि कर्मचारियों को अपनी गलती के बारे में चिंतित महसूस करने का समय मिल जाए। दूसरा आधा मिनट। नंबर 5, उन्हें यह बताने के लिए याद रखें कि वे अपनी गलती से बेहतर हैं और आप इंसान के रूप में उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। नंबर 6, उन्हें याद दिलाएं कि आपको उन पर विश्वास तथा भरोसा है और आप उनकी सफलता का समर्थन करते हैं। नंबर 7, यह एहसास करें कि जब पुनः मार्गदर्शन खत्म हो जाता है तो यह खत्म हो जाता है। अगर युवक ने व्यक्तिगत रूप से इसके प्रभाव का अनुभव न किया होता तो उसे 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन की सफलता पर विश्वास नहीं होता। हालांकि वह जानता था कि उसे बस छोटी सी खुराक मिली थी, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि वह इस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता था। लेकिन गलतियां सबसे होती है और वह जानता था कि अगर वह कभी ऐसे मैनेजर के लिए काम करेगा और उससे कोई बड़ी गलती हो जाएगी तो उसे शायद ज़्यादा तगड़ा पुनः मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन इससे उसे चिंता नहीं हुई। वह जानता था कि यह न्यायपूर्ण था। जब वह दोबारा मैनेजर के ऑफिस की तरफ गया तो वह 1 मिनट मैनेजमेंट की आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में सोचता रहा और यह भी कि बदलते हुए संसार के लिए इसे कैसे बेहतर बनाया गया था। तीनों रहस्य समझदारी भरे लग रहे थे। उसने सोचा, लेकिन वे कारगर क्यों हैं? न्यू 1 मिनट मैनेजर अब भी कंपनी में सबसे उत्पादक और प्रशंसनीय मैनेजर क्यों है? न्यू 1 मिनट मैनेजर समझाते हैं। जब वह मैनेजर के ऑफिस पहुंचा तो कर्टनी ने कहा, वे सोच रहे थे कि आप उनसे मिलने दोबारा कब आएंगे। जब युवक ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसने एक बार फिर गौर किया कि यह कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित था। मैनेजर ने गर्मजोशी भरे मुस्कान से उसका अभिवादन किया। अपनी यात्राओं में आपको क्या मिला? काफ़ी कुछ। मुझे बताएं कि आपको क्या मिला। मुझे पता चला कि आपको न्यू 1 मिनट मैनेजर क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने 3 लक्ष्यों को नए सांचे में डालते रहते हैं। आप और आपकी टीम मिलकर 1 मिनट के लक्ष्य बनाते हैं ताकि हर कर्मचारी पूरी तरह से जान जाए कि उसे किसके लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है और अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। फिर आप कर्मचारियों को कोई चीज़ अच्छी तरह करते हुए पकड़ते हैं और उन्हें 1 मिनट की प्रशंसाएं देते हैं। और जब आप देखते हैं कि कर्मचारियों ने कोई गलती की है तो आप उन्हें 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन देते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं हैरान हूँ कि इसमें कितना कम समय लगता है, लेकिन फिर भी यह कारगर नजर आता है। युवक झिझका और फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि यह पूछना आपको मेरी धृष्टता नहीं लगेगी, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं कि आप मैनेजर के तौर पर जो करते हैं उन सब को करने के लिए केवल 1 मिनट की ज़रूरत होती है? मैनेजर हंस पड़े। जाहिर है नहीं, लेकिन यह एक जटिल काम को आसान बनाने का तरीका है। लक्ष्यों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने और कर्मचारियों के प्रदर्शन पर उन्हें महत्वपूर्ण फीडबैक देने में अक्सर केवल 1 ही मिनट लगता है। लेकिन इससे हमें 3 रहस्यों का इस्तेमाल शायद हमारी सिर्फ 20% गतिविधियों पर ही होता है, लेकिन शायद इससे हमें अपने 80% परिणाम हासिल करने में मदद मिलती है। यह 80-20 का पुराना नियम है। मैनेजर ने आगे कहा, इसके अलावा आपने और क्या गौर किया? देखिए, आपके कर्मचारी यहाँ काम करके खुश हैं और आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। मुझे यकीन है कि यह आपके लिए कारगर है। मैनेजर ने उसे आश्वस्त किया। और अगर आप यह करेंगे तो यह आपके लिए भी कारगर साबित होगा। शायद, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे इसे तब तक करने की ज़्यादा संभावना है अगर मैं इस बारे में ज़्यादा समझ सकूं कि यह क्यों काम करता है। निश्चित रूप से नौजवान, यह हर एक के बारे में सच है। हम इस बात को जितना ज़्यादा समझते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम करती है, उसकी इस्तेमाल करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए मैं आपको एक स्मरणीय वाक्य दिखाता हूँ जो मैं अपने कंप्यूटर पर रखता हूँ। युवक मुड़ा और उसने देखा। मेरा सर्वश्रेष्ठ मिनट वह होता है जिसका निवेश मैं लोगों में करता हूँ। यह विडंबना है
कि ज़्यादातर कंपनियां कर्मचारियों के वेतन पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद वे उनके विकास पर अपने बजट का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च करती है। सच तो यह है कि ज़्यादातर कंपनियां अपनी इमारतों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के रखरखाव में जितना समय और पैसा खर्च करती है, उतना अपने कर्मचारियों को विकसित करने के लिए नहीं करती। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, युवक ने स्वीकार किया। लेकिन अगर कर्मचारी ही परिणाम देते हैं, तो इसमें समझदारी नजर आती है कि कर्मचारियों में ज़्यादा निवेश किया जाए। बिल्कुल, मैनेजर ने उजागर किया। जब मैंने पहले पहल नौकरी शुरू की थी, तब काश किसी ने मुझ में ज़्यादा जल्दी निवेश कर दिया होता। आपका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। मैं जिन संगठनों में गया, उनमें से ज़्यादातर में मैं अक्सर यही नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। किसी ने भी मुझे बताने की जहमत नहीं उठाई। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता मुझे नहीं पता, या मुझे ऐसा ही लगता है। अगर आप मुझसे पूछते कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मेरा जवाब होता कुछ समय से मेरे बॉस ने मुझे फटकारा नहीं है, या अगर कोई खबर नहीं है तो यह अच्छी खबर है। यह तो लगभग वैसा ही था जैसे मेरी मुख्य प्रेरणा सजा से बचने की थी। युवक ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप अलग तरीके से प्रबंधन क्यों करते हैं, लेकिन मैं अब भी हैरान हूँ कि ये 3 रहस्य इतने कारगर क्यों हैं। मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लक्ष्य तय करना क्यों कारगर है? 1 मिनट के लक्ष्य क्यों सफल होते हैं? आप जानना चाहते हैं कि 1 मिनट के लक्ष्य क्यों कारगर होते हैं? मैनेजर ने कमोबेश युवक की बात दोहराई। अच्छी बात है। वे उठकर खड़े हुए और कमरे में चारों ओर धीरे धीरे चहलकदमी करने लगे। मैं आपको एक उपमा देता हूँ जिससे मदद मिल सकती है। मैंने इतने वर्षों में जिन विभिन्न संगठनों में काम किया है, वहाँ मैंने बहुत से प्रेरणा रहित लोग देखे हैं, लेकिन ऑफिसों से बाहर निकलने के बाद मुझे वे लोग प्रेरणा रहित नहीं दिखाई दिए। वर्षों पहले एक रात मैं बॉलिंग का खेल खेल रहा था और मैंने अपने पिछले संगठन के कुछ समस्या मूलक कर्मचारियों को देखा। एक समस्या मूलक कर्मचारी, जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद था, लाइन के पास आया और उसने बॉलिंग की गेंद लुढ़का दी। जल्दी ही वह उछलने कूदने और चिल्लाने लगा। आपको क्या लगता है वह इतना खुश क्यों था? क्योंकि उसने सारी पिनों को गिरा दिया था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है उसके और दूसरे कर्मचारियों के पास नौकरी में रोमांच का यही स्तर क्यों नहीं था? युवक ने इस पर कुछ विचार किया। क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि पिनें कहाँ है, कि वे किस पर निशाना लगा रहे हैं। मैं समझ गया। अगर उन्हें पिनें ही नहीं दिख रही हैं, तो वे कितने लंबे समय तक बॉलिंग करना चाहेंगे? सही कहा, 1 मिनट मैनेजर ने कहा। मुझे यकीन है कि कई बार मैनेजर गलती से यह मान लेते हैं कि उनकी टीम के लोग जानते हैं कि किस पर निशाना लगाना है। जब आप यह मान लेते हैं कि कर्मचारियों को पता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, तो आप बॉलिंग के एक अप्रभावी रूप को उत्पन्न कर रहे हैं। आप पिनों को ऊपर रख देते हैं, लेकिन जब बॉलर गेंद लुढ़काने जाता है, तो उन्हें पिनों के आगे रखा तख्ता दिखाई देता है। जब वह गेंद लुढ़काता है और गेंद तख्ते के नीचे से अंदर जाती है, तो उसे कड़ाक की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसने कितने पिनें गिराई है। जब आप उससे पूछते हैं कि उसका प्रदर्शन कैसा था, तो वह कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह अच्छा महसूस हुआ। यह रात के अंधेरे में गोल्फ खेलने जैसा है। मेरे बहुत से दोस्तों ने गोल्फ खेलना छोड़ दिया है, और जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा, तो उनका जवाब था कि गोल्फ कोर्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जब मैंने सलाह दी कि वे रात में खेलें, तो वे हंसने लगे, क्योंकि अगर आप यही न देख पाएं कि आपने गेंद कहाँ मारी थी, तो गोल्फ कौन खेलेगा? यही टीम खेलों में होता है। कितने लोग 2 टीमों का मुकाबला देखेंगे अगर स्कोर करने का कोई तरीका ही न हो? हाँ, ऐसा क्यों है? युवक ने पूछा। यह सब इसलिए है क्योंकि परिणामों पर मिलने वाला फीडबैक ही लोगों का पहले नंबर का उत्प्रेरक है। वे जानना चाहते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में हमारे यहाँ एक और कहावत है जो गौर करने लायक है। फीडबैक फीडबैक चैंपियनों का नाश्ता है। फीडबैक ही है जो हमें चलाता रहता है। दुर्भाग्य से
जब कुछ मैनेजर सीख लेते हैं कि परिणामों पर फीडबैक कर्मचारियों का पहले नंबर का उत्प्रेरक है, तो वे आमतौर पर बॉलिंग का एक तीसरा प्रकार इजाद कर देते हैं। जब बॉलर गेंद लुढ़काने के लिए लाइन के पास जाता है, तो पिनें अब भी ऊपर रहती है और तख्ता अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन अब खेल में एक नया तत्व शामिल हो जाता है। तख्ते के पीछे एक सुपरवाइजर खड़ा रहता है। जब बॉलर गेंद लुढ़काता है, तो वह पिन गिरने की आवाज़ सुनता है और सुपरवाइजर 2 उंगलियां उठाकर बताता है कि उसने 2 पिनें गिराई है। वास्तव में क्या ज़्यादातर मैनेजर यह कहते हैं कि तुमने 2 गिराई? नहीं, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। वे आमतौर पर कहते हैं कि तुम 8 चूक गए। सही कहा। मैं हमेशा यह सवाल पूछता था, मैनेजर तख्ते को ऊपर क्यों नहीं उठा देता ताकि आप दोनों को ही पिनें दिखती रहें? जवाब यह था, वह वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा की महान कारोबारी परंपरा की वजह से ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी प्रदर्शन समीक्षा होने वाली होती थी। युवक ने जोर से सोचा। मैनेजर ने पूछा, ऐसा क्यों है कि ज्यादातर कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि उनका प्रदर्शन कैसा है, जब तक कि वे अपनी प्रदर्शन समीक्षा से नहीं गुजरते हैं और उन्हें उन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता है जो उन्होंने सही नहीं की है। उस वक्त अगर कर्मचारी को बताया जाता है कि उसे बोनस या प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उसे कैसा महसूस होगा? इसमें कितना लंबा समय लगेगा जब वह यह सोचने लगेगा कि काश वह किसी दूसरी जगह काम कर रहा होता। मैं जवाब जानता हूँ। 1 मिनट, युवक ने मजाक किया। मैनेजर हंसने लगे। आपको क्या लगता है मैनेजर किसी कर्मचारी को इस प्रक्रिया से क्यों गुजारते हैं? युवक ने पूछा। ताकि वे अच्छे दिख सकें, मैनेजर ने कहा। आपका क्या मतलब है? अगर आप अपने हर अधीनस्थ का मूल्यांकन अपने प्रदर्शन समीक्षा पैमाने के सर्वोच्च स्तर पर कर दें, तो आप क्या सोचते हैं आपका बॉस आपको कैसा मानेगा? शायद नर्मदिल मैनेजर मानेगा, जिसे अच्छे प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन का फर्क ही नहीं मालूम। बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। ज़्यादातर संगठनों में मैनेजर की भूमिका में अच्छा दिखने के लिए आपको अपने कुछ कर्मचारियों की गलतियों को पकड़ना होता है। आपके पास कुछ विजेता होने चाहिए, कुछ पराजित होने चाहिए और बाकी हर कर्मचारी बीच में कहीं पर होना चाहिए। मुझे एक बार की बात याद है, जब मैं अपने बेटे के स्कूल में गया, मैंने 5वीं ग्रेड की एक टीचर को क्लास में भूगोल का टेस्ट लेते देखा। जब मैंने उससे पूछा कि वह टेस्ट में बच्चों को नक्शे का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देती है, तो वह बोली, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तब तो सारे बच्चों को 100% अंक मिल जाएंगे। मानो यह बुरी बात होगी कि हर बच्चा अच्छा प्रदर्शन करे और हर एक को A ग्रेड मिले। हो सकता है कि हर बच्चा मौजूद संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल न करे, इसलिए उसे A ग्रेड न मिल पाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाए ताकि हर एक को विजेता बनने का अवसर मिले? मैनेजर ने आगे कहा, मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था कि जब हर कोई अपना खुद का फ़ोन नंबर जानता था, तब किसी ने जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन से उनका फ़ोन नंबर पूछा और वे अपना खुद का नंबर देखने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी तक गए। उन्होंने कहा कि वे कभी अपने दिमाग में उस जानकारी का कबाड़ नहीं रखते हैं जो उन्हें किसी दूसरी जगह से मिल सकती है। अब अगर आपको आइंस्टीन के बारे में नहीं मालूम होता है, तो उन दिनों आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते जिसे अपना खुद का नंबर डायरेक्टरी में देखना पड़ रहा था? क्या आप सोचते वह विजेता है या पराजित? युवक हंसा और बोला, शायद पराजित। बिल्कुल, मैनेजर ने प्रतिक्रिया की। मैं भी यही सोचता, लेकिन हम दोनों गलत होते, है ना? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। हम में से किसी के लिए भी यह गलती करना आसान है, मैनेजर ने कहा। फिर उसने आगंतुक को अपने कंप्यूटर पर कुछ दिखाया। इसे देखें, हर कोई संभावित विजेता है। कुछ लोग पराजितों के वेश में छिपे हैं। उनके दिखावे से मूर्ख न बने। देखिए, मैनेजर ने कहा, आपके पास मैनेजर के तौर पर दरअसल 3 विकल्प होते हैं। पहला, आप विजेताओं को अपनी कंपनी में सीधे नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें खोजना मुश्किल होता है और उन्हें बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं। या दूसरा विकल्प, अगर आप विजेता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं जिसमें विजेता बनने की संभावना हो। फिर आप विजेता बनने में उस व्यक्ति की सुनियोजित मदद कर सकते हैं।
अगर आप इन दोनों में से एक भी न करना चाहते हो, और मैं उन मैनेजरों की संख्या पर लगातार हैरान होता हूँ जो न तो विजेता को कंपनी में लाने के लिए पैसे खर्च करना चाहते हैं, न ही किसी को विजेता को तैयार करने में समय लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ तीसरा विकल्प ही बचता है, प्रार्थना। इससे युवक ठगा रह गया। प्रार्थना? मैनेजर धीरे से हंसे। यह हंसी मजाक की कोशिश थी नौजवान, लेकिन जरा इस बारे में सोचो, ऐसे कई मैनेजर हैं जो हर दिन यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यह व्यक्ति सही साबित हो। युवक हंसा और बोला, अगर आप किसी विजेता को नियुक्त करते हैं तो 1 मिनट मैनेजर बनाना दरअसल आसान होता है ना? बिल्कुल, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग विजेता हैं उनके साथ आपको बस इतना करना है कि 1 मिनट के लक्ष्य तय कर दें और बाकी का काम उन्हें करने दें। जॉन लेवी की बातों से मुझे लगा कि आपको तो अमूमन उनके साथ यह करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप सही हैं, मैनेजर ने कहा। वे इतना भूल चुके हैं जितना यहाँ के ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन विजेता हो या संभावित विजेता, हर एक के साथ 1 मिनट के महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करना उत्पादक व्यवहार के लिए बुनियादी औजार है। चाहे कोई भी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने की शुरुआत करे। युवक ने पूछा, क्या यह सच है कि हर लक्ष्य का वर्णन एक पेज पर होना चाहिए जिसमें निश्चित तारीख लिखी हो? हाँ, यह सच है। ऐसा क्यों है? ताकि लोग हर दिन अपने लक्ष्यों की फटाफट समीक्षा कर सकें और उन लक्ष्यों पर अपने प्रदर्शन की फौरन जांच कर सकें। मैं समझता हूँ कि आप उनसे उनके काम के हर पहलू को नहीं लिखवाते हैं, बल्कि केवल बड़े लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को लिखवाते हैं, युवक ने कहा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि बहुत सारे लक्ष्यों को किसी जगह पर फाइल में रख दिया जाए और साल में केवल एक बार खोलकर देखा जाए। जब प्रदर्शन समीक्षा का समय आए या अगले वर्ष के लक्ष्य तय करने की बात आए। जैसा आप देख सकते हैं, हमारी टीम के लोग यह मूल्यवान स्मरण वाक्य करीब रखते हैं। उन्होंने युवक को एक कार्ड थमा दिया जिस पर लिखा था, 1 मिनट निकालकर अपने लक्ष्यों को देखें, फिर उसे देखें जो आप कर रहे हैं और देखें कि क्या यह आपके लक्ष्यों से मेल खाता है। युवक इन शब्दों की शक्तिशाली सादगी पर हैरान था। उसने पूछा, क्या मुझे उसकी एक प्रति मिल सकती है? बिल्कुल, मैनेजर ने कहा। वह जो सीख रहा था उस पर नोट्स लेते हुए महत्वाकांक्षी युवा मैनेजर ने कहा, आप जानते हैं, इतने कम समय में 1 मिनट मैनेजर के बारे में सीखने लायक हर चीज़ को समझना मुश्किल है। निश्चित रूप से मैं 1 मिनट के लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा जानना पसंद करूँगा, लेकिन क्या हम 1 मिनट की प्रशंसाओं पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आप शायद सोच रहे हैं कि वे क्यों कारगर हैं। देखिए, हर व्यक्ति प्रशंसा को पसंद करता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद क्या लोग यह महसूस नहीं करने लगते हैं कि प्रशंसाएं बनावटी हैं? मैनेजर ने प्रतिक्रिया की। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रशंसा वाकई सही और सच्ची है। 1 मिनट की तारीफ क्यों सफल होती है? आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। शायद तब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि 1 मिनट की प्रशंसाएं इतनी अच्छी तरह काम करती है। युवक ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। एक उदाहरण देखें। जब अभिभावक पहली बार चलना सीखने में अपने बच्चे की मदद करते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे को खड़ा करके कहें, चलो, और उसके गिरने पर आप उसकी पिटाई करके बोलें कि मैंने तुमसे चलने को कहा था। इसके बजाय आप बच्चे को खड़ा करते हैं और पहले दिन वह थोड़ा सा डगमगाता है, जिस पर आप बहुत रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं, वह खड़ा हो गया, वह खड़ा हो गया। फिर आप बच्चे को गले लगाते तथा चूमते हैं। अगले दिन वह एक पल के लिए खड़ा रहता है और शायद एक कदम डगमगाता है और आप उसे दोबारा चूमते तथा गले लगाते हैं। आखिरकार बच्चे को एहसास हो जाता है कि वह काफ़ी अच्छा सौदा है। वह अपने पैरों पर ज़्यादा खड़ा होने लगता है और अंततः वह चलने लग जाता है। यही किसी बच्चे को बोलना सिखाते समय होता है। मान लें आप चाहते हैं कि बच्चा कहे, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। अगर आप उसे पानी देने से पहले तब तक इंतजार करें जब तक कि बच्चा पूरा वाक्य न बोल दे, तो बच्चा प्यास से मर जाएगा।
तो आप यह कहकर शुरुआत करते हैं, पानी पानी। एक दिन बच्चा अचानक कह देता है, पानी। आप खुशी के मारे कूदने लगते हैं, बच्चे को गले लगाते और चूमते हैं और दादी को फोन करके बताते हैं ताकि बच्चा दादी को सुन सके। मानी मानी, यह पानी नहीं था, लेकिन यह उसके करीब था। अगर आप नहीं चाहते कि बच्चा 21 साल की उम्र में मानी का एक गिलास मांगे, इसलिए कुछ समय बाद आप केवल पानी शब्द ही स्वीकार करते हैं और फिर आप प्लीज पर भी जोड़ देते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि विजेता बनने में लोगों की मदद करने के लिए सबसे अहम और स्वाभाविक चीज यह है कि शुरुआत में उन्हें कोई लगभग सही चीज करते हुए पकड़ा जाए, फिर आप वांछित परिणाम की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। युवक ने कहा, यानी शुरुआत में कुंजी यह है कि किसी को कोई चीज लगभग सही करते हुए पकड़ा जाए, जब तक कि वे अंततः इसे पूरी तरह करना न सीख ले। आप समझ गए, मैनेजर ने कहा। लक्ष्यों की श्रृंखला में वे ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जिन्हें ज्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है। नौकरी में और जिंदगी में भी आपको किसी विजेता को चीजें सही करते हुए पकड़ने की जरूरत ज्यादा बार नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग चीजों को सही करते हुए खुद को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उन्हें दूसरों की प्रशंसा और प्रोत्साहन से लाभ होता है। युवक ने पूछा, शायद इसलिए आप शुरुआत में नए लोगों पर बहुत नजर रखते हैं, या जब आपके पास अनुभवी लोग किसी एक नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे होते हैं तब उन पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, ज्यादातर मैनेजर प्रशंसा करने से पहले तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कर्मचारी किसी चीज को पूरी तरह सही न कर दें। परिणाम स्वरूप कई लोग कभी बेहतरीन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके मैनेजर उन्हें गलत चीजें करते हुए पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कोई भी चीज जो अंतिम मनचाहे परिणाम से कमतर हो। ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत प्रभावी होगा, युवक ने कहा। यह नहीं होता है, मैनेजर ने जवाब दिया। दुखद बात यह है कि बहुत सारे संगठनों में नए अनुभवहीन लोगों के साथ यही किया जाता है। वे संगठन में उनका स्वागत करते हैं, हर एक से मिलवाने के लिए उन्हें पूरे ऑफिस में घुमाते हैं और फिर उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देते हैं। न सिर्फ वे नए कर्मचारियों को कोई चीज लगभग सही करते हुए नहीं पकड़ते हैं, बल्कि समय समय पर उन्हें डपट भी देते हैं ताकि वे चलते रहें। यह काफी समय तक लोकप्रिय प्रबंधन शैली रही है। मैं इसे अकेला छोड़ो डपट दो शैली का नाम देता हूँ। आप किसी कर्मचारी को अकेला छोड़ देते हैं, उससे अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं, और जब आपको यह नहीं मिलता है तो आप उसे डांट डपट देते हैं। इन कर्मचारियों का क्या होता है, युवक ने पूछा। अगर आप किसी संगठन में गए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप कई संगठनों में गए हैं, तो आप जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख चुके हैं। वे कम से कम संभव काम करते हैं। युवक हंसा। आपने सही कहा, मैंने इसे देखा है। फिर उसने आगे जोड़ा, इस तरह के मैनेजर के साथ काम करते समय आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कर्मचारियों को अपने काम में मजा क्यों नहीं आता। मैनेजर सहमत था। यह बिल्कुल सच है, जो वे कर रहे हैं उसमें वे संलग्न भी नहीं होते हैं, या अच्छा काम करने में उनकी बहुत रुचि भी नहीं होती है। युवक ने कहा, मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि 1 मिनट की प्रशंसा इतनी अच्छी तरह काम क्यों करती है। यह निश्चित रूप से सिर्फ गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है। फिर उसने आगे कहा, यह मज़ेदार है, लेकिन इससे मुझे अपने कुछ दोस्तों की याद आती है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक नया कुत्ता पाला है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुत्ते को घरेलू प्रशिक्षण देने के उनके बेहतरीन विचार के बारे में मेरी क्या राय है। मैनेजर ने कहा, मैं यह पूछने में डरता हूँ, लेकिन वे इसे कैसे करने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर कुत्ता कालीन पर पोटी कर दे तो वे कुत्ते की नाक को गलीचे में दबाने वाले थे, अखबार से उसके पुट्ठे पर मारने वाले थे, और फिर कुत्ते को किचन की खुली खिड़की से पीछे के आंगन में फेंकने वाले थे, जहाँ कुत्ते को यह काम करना चाहिए था। मैनेजर हंसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से इस तकनीक का क्या अंजाम होगा। मैं हंसा, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा, और वही हुआ। लगभग 3 दिन बाद कुत्ते ने फिर फर्श पर पोटी कर दी
और खिड़की से बाहर कूद गया। कुत्ता नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन वह जानता था कि उस जगह से दूर जाना ही मुनासिब होगा। मैनेजर ने ठहाका लगाकर अपना अनुमोदन दर्ज किया। यह बढ़िया कहानी है। दंड तब काम नहीं करता है जब आप इसका इस्तेमाल किसी सीखने वाले व्यक्ति पर करते हैं। अनुभवहीन लोगों को सजा देने के बजाय जो अब भी सीख रहे हैं, हमें उन्हें पुनः मार्गदर्शन देने की जरूरत है। इसमें स्पष्ट 1 मिनट के लक्ष्य दोहराना तय करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वे समझ गए हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। युवक ने पूछा, जब आप यह कर लेते हैं तो क्या आप उन्हें दोबारा लगभग सही कोई चीज करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में आप हमेशा ऐसी स्थितियों पर गौर करने की कोशिश करते हैं जहां आप 1 मिनट की सच्ची प्रशंसा दे सकें। फिर युवक की आंखों में सीधे देखते हुए मैनेजर ने कहा, आप बहुत उत्साही और कुशागर सीखने वाले हैं। आपको 1 मिनट मैनेजमेंट के रहस्य बताने में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वे दोनों मुस्कुरा दिए। वे 1 मिनट की प्रशंसा को पहचानते थे। मैं तो पुनः मार्गदर्शन के बजाय प्रशंसा पाना ज्यादा पसंद करूंगा, युवक ने कहा। मैं अब समझ गया हूँ कि 1 मिनट के लक्ष्य और प्रशंसाएं क्यों काम करते हैं। उनमें अच्छी समझदारी नजर आती है, लेकिन 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन क्यों काम करते हैं? 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन। मैनेजर ने स्पष्ट किया, 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन इतनी अच्छी तरह काम करते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। शुरुआत में फीडबैक छोटी मात्रा में होना, क्योंकि आप गलती को शुरू में ही पकड़ लेते हैं। कई मैनेजर अपने फीडबैक को बोरों में बंद करके रखते हैं, यानी वे खराब व्यवहार के अवलोकनों को तब तक इकट्ठा करते जाते हैं जब तक कि यह कुंठा में नहीं बदल जाता। जब वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का वक्त आता है तो ये मैनेजर आमतौर पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनका बोरा पूरा भरा होता है। इसलिए वे हमला कर देते हैं और एक ही समय में इसे पूरा उड़ेल देते हैं। वे अपने कर्मचारियों को हर वह चीज बताते हैं जो उन्होंने पिछले कई हफ्तों या महीनों में गलत की है। यह कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं है कि उनके खराब प्रदर्शन के बारे में नकारात्मक भावनाएं बचाकर रखी जाएं, और यह कारगर भी नहीं है। युवक ने आखिरी आह भरी। बिल्कुल सच बात है। यह अक्सर घर पर भी होता है। हाँ, जब कोई माता पिता और जीवन साथी भी ऐसा ही करते हैं और उन्हें भी ऐसे ही खराब नतीजे मिलते हैं, तब होता यह है कि लोग आमतौर पर तथ्यों के बारे में असहमत होकर बात खत्म करते हैं, या फिर वे बस खामोश और दोषपूर्ण हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को फीडबैक मिलता है वह अक्सर रक्षात्मक हो जाता है। वह यह मानता ही नहीं है कि उसने कोई गलती की है। यह संप्रेषण का अकेला छोड़ो डपट दो का एक और संस्करण है। यदि मैनेजर पहले ही स्थितियों को सुलझा लेते तो वे एक बार में एक व्यवहार पर राय व्यक्त करते जिससे सामने वाले को बौखलाहट नहीं होती। तब इस बात की ज्यादा संभावना थी कि वह फीडबैक को उसी तरह लेता जिस तरह इसे लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रदर्शन समीक्षा एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं जो साल में सिर्फ एक बार हो। तो क्या इसलिए पुनः मार्गदर्शन कारगर है क्योंकि मैनेजर एक बार में एक व्यवहार के साथ निष्पक्षता और स्पष्टता से पेश आता है, ताकि फीडबैक ले रहा व्यक्ति इसे सुन सके। हाँ, आप बुरे व्यवहार से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे इंसान को रखना चाहते हैं, इसलिए आप गलती करने पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला नहीं करते हैं। क्या इसलिए आप पुनः मार्गदर्शन के दूसरे हिस्से में लोगों की तारीफ करने की याद रखते हैं? हाँ, लक्ष्य लोगों को गिराना नहीं है, बल्कि उन्हें बनाकर ऊपर उठाना है। जब हमारी आत्म अवधारणा पर आक्रमण होता है तो हमें अपनी और अपने कार्यों की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है, भले ही इसके लिए हमें तथ्यों को विकृत करना पड़े। जब लोग रक्षात्मक हो जाते हैं तो वे सीखते नहीं हैं। इसलिए आप उनके व्यवहार को उनके व्यक्तित्व से अलग करना चाहते हैं। जब आप गलती को सुलझा लेते हैं, उसके बाद उनकी दोबारा पुष्टि करना उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके व्यक्तित्व पर हमला नहीं करता है। आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद वह कर्मचारी अपनी की हुई गलती के बारे में जागरूक बने और उसकी चिंता करे।
आप यह नहीं चाहते कि वह अपने सहकर्मी के पास जाकर बोले कि उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ है, या वह आपकी नेतृत्व शैली के बारे में क्या सोचता है। अन्यथा वह कर्मचारी गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और मैनेजर खलनायक बन जाता है। युवक ने पूछा, आप पुनः मार्गदर्शन का प्रशंसा करने वाला हिस्सा पहले और आलोचना वाला हिस्सा बाद में क्यों नहीं देते हैं? किसी कारण से यह कारगर नहीं होता है। इस बारे में सोचें तो कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर के रूप में मैं अच्छा और कठोर हूँ, लेकिन ज़्यादा सटीकता से कहें तो मैं दरअसल कठोर और अच्छा हूँ। कठोर और अच्छा, युवक ने दोहराया। हाँ, इसी क्रम में यह एक पुराना दर्शन है जो दरअसल हजारों सालों से अच्छी तरह काम कर रहा है। प्राचीन चीन की एक कहानी इसका सत्य बताती है। एक बार एक राजा ने दूसरे नंबर का अधिकारी नियुक्त किया। उसने उसे प्रधानमंत्री कहा और बोला, क्यों न हम काम बांट लें? तुम सारी सजा देना और मैं सारे पुरस्कार दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं सारी सजाएं दूंगा और आप सारे पुरस्कार देना। मैं सोचता हूँ कि मुझे यह कहानी पसंद आ जाएगी, युवक ने कहा। आपको जरूर पसंद आएगी, मैनेजर ने जानकार मुस्कान के साथ कहा। इस राजा ने जल्दी ही गौर किया कि जब भी वह किसी से कोई काम करने को कहता था तो उसका मन होने पर वह उसे कर देता था, लेकिन कई बार नहीं भी करता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलता था तो लोग हमेशा काम कर देते थे। यह देखने के बाद राजा ने प्रधानमंत्री को दोबारा बुलवाया और कहा, क्यों न हम कामों का बंटवारा दोबारा कर लें? आप काफ़ी समय से यहाँ सारी सजाएं देने पर काम कर रहे हैं। अब मुझे सजा देने दें और आप पुरस्कार दें। इसके बाद प्रधानमंत्री और राजा ने भूमिकाएं बदल ली। 1 महीने में ही विद्रोह हो गया। राजा भला आदमी था जो हर एक को पुरस्कार देता था और हर एक के प्रति दयालु था, लेकिन अचानक उसने लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, यह बुढ़ा सटिया गया है, और उन्होंने उसे गद्दी से उतार दिया। जब उन्होंने दूसरे राजा की तलाश की तो वे बोले, जानते हो अब दरअसल कौन सही होने वाला है? प्रधानमंत्री। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ही राजा बना दिया। क्या यह सच्ची कहानी है? युवक ने पूछा। किसे पता है, मैनेजर ने हंसते हुए कहा। गंभीरता से उन्होंने आगे कहा, मैं बस इतना जानता हूँ, अगर आप व्यवहार में पहले कठोर रहते हैं और फिर बाद में व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो यह ज़्यादा कारगर होता है। क्या आपके पास आधुनिक युग के उदाहरण हैं जहाँ 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन काम करता है? शायद कारोबारी जगत के बाहर। निश्चित रूप से पूरे अमेरिका के खेल कोच अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पुनः मार्गदर्शन जैसे ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मशहूर कॉलेज बास्केटबॉल कोच ने मुझे बताया कि वह चैंपियन टीमें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वह कैसे? उन्होंने मुझे एक बार के बारे में बताया जब उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण मैच में इतना खराब खेल रहा था कि अगर उसका खेल तुरंत नहीं सुधरता तो टीम शायद हार जाती। इसलिए उन्होंने उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर बुला लिया और बेंच पर बिठा दिया। युवक ने पूछा, अपने सबसे अच्छे खिलाड़ी को इतने महत्वपूर्ण मैच में से उसे मैदान से बाहर निकालना वे कैसे गवारा कर सकते थे? वे उसे बाहर न निकलवाना गवारा नहीं कर सकते थे। जब तक कि खिलाड़ी अपना एक खेल नहीं खेलता तब तक टीम नहीं जीत पाती और चैंपियनशिप में आगे नहीं बढ़ पाती। जब वह खिलाड़ी बेंच पर बैठा था तो इस कोच ने उसे सटीकता से बताया कि वह क्या गलत कर रहा था। कोच ने कहा, तुम आसान शॉट चूक रहे हो, रिबाउंड नहीं पकड़ रहे हो और सुरक्षा में आलस कर रहे हो। मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो। वे एक पल को ठहरे, फिर बोले कि तुम इससे बेहतर हो। तुम्हें तब तक बेंच पर बैठना होगा जब तक कि तुम उस तरह से खेलने को तैयार न हो जाओ जिसमें तुम सक्षम हो। यह बहुत लंबा समय लगा। जब खिलाड़ी उठकर खड़ा हुआ और कोच के पास जाकर बोला कि कोच, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। कोच ने प्रतिक्रिया की कि अंदर जाओ और मुझे दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जब खिलाड़ी वापस मैदान में पहुंचा तो वह पूरे मैदान में दौड़ रहा था, गेंदों को झपटने के लिए गोता लगा रहा था, रिबाउंड लपक रहा था और सटीक शॉट मार रहा था।
उसके प्रयासों की बदौलत बाकी की टीम का खेल भी बेहतर बन गया और वे मैच जीत गए। युवक ने कहा, तो बुनियादी तौर पर कोच ने 3 चीजें की जिनके बारे में जॉन लेवी ने मुझे पहले बताया था। लोगों को बताओ कि उन्होंने क्या गलत किया, उन्हें बताओ कि इसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं और उन्हें याद दिलाओ कि वे इससे बेहतर हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रदर्शन खराब है लेकिन वे अच्छे हैं। बिल्कुल। देखिए, जब आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हो तो यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार और योग्यता एक ही चीज नहीं है। योग्य तो वह व्यक्ति है जो अपने खुद के व्यवहार का प्रबंधन कर रहा है। यह हम पर भी उतना ही लागू होता है जब हम अपने खुद के व्यवहार का प्रबंधन करते हैं। वास्तव में अगर आप इसका एहसास कर लें, मैनेजर ने कहा, जब वे अपने कंप्यूटर पर एक और स्क्रीन लाए तो आप सफल पुनः मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी को सचमुच जान जाएंगे। हम सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं है, हम तो अपने व्यवहार का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति हैं। युवक ने कहा, ऐसा लगता है कि पुनः मार्गदर्शन के पीछे सम्मान और प्रवाह होती है। नौजवान, मुझे खुशी है कि आपने इस बात पर गौर किया। पुनः मार्गदर्शन करते समय जब आप व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो आप ज्यादा सफल होते हैं। युवक अगला प्रश्न पूछने में हिचक रहा था। हालांकि 1 मिनट की प्रशंसाएं और 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन प्रभावी है, लेकिन क्या उन्हें लोगों के साथ चालाकी करने और अपना मनचाहा काम कराने के तरीकों के रूप में देखा जा सकता है? यह बेहतरीन सवाल है। चालाकी में अपने खुद के लाभ के लिए लोगों को छल पूर्वक नियंत्रित करना शामिल होता है। अगर आप चालाकी से लोगों का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खराब काम कर रहे हैं और यह आपको काटने के लिए लौट कर आएगा। आपका काम कर्मचारियों को दिखाना है कि खुद का प्रबंधन कैसे करें और इसका आनंद कैसे लें। आप चाहते हैं कि जब आप आसपास न हो तब भी वे सफल हों। इसलिए कर्मचारियों को पहले से यह बताना इतना महत्वपूर्ण है कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं। यह जीवन में बाकी किसी चीज जैसा है। कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं और कुछ चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं। लोगों के साथ ईमानदार बनना ज्यादा कारगर होता है। जैसा आपने गौर किया होगा, बेईमानी अंततः लोगों के साथ असफल करा देती है। युवक ने कहा, मैं अब देख सकता हूँ आपकी प्रबंधन शैली की शक्ति कहाँ से आती है। आप लोगों की परवाह करते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। मैं परिणामों की भी परवाह करता हूँ। युवक अब ज्यादा स्पष्टता से देखने लगा था कि कर्मचारी और परिणाम आपस में कितने करीबी से जुड़े हुए थे। उन्हें याद आया कि जब वह पहली बार इस खास मैनेजर से मिला था तो वे उसे कैसे रूखे लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैनेजर ने उनके दिल की बात पढ़ ली हो। उन्होंने कहा, कई बार आपको इतनी परवाह करनी पड़ती है कि आप कठोर हो जाएं, यानी खराब प्रदर्शन पर कठोर, व्यक्ति पर नहीं। जैसा आप बेशक जानते हैं, गलतियां करना समस्या नहीं है। असली समस्या तो उनसे नहीं सीखने से उत्पन्न होती है। युवक ने पूछा, जब आपके पुनः मार्गदर्शन के बाद भी कोई व्यक्ति वैसी ही गलतियां करता है तो क्या होता है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है ऐसा होने पर कोई मैनेजर कैसा महसूस करेगा? शायद दुखी, चिढ़ा हुआ या नाराज भी? हाँ, तब आपको थोड़ा दूर हटने और स्थिति को शांति से देखने की जरूरत है ताकि अपनी भावनाओं की वजह से आप गलती न कर बैठें। 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन का इरादा सीखने में लोगों की मदद करना है, लेकिन जब कोई कर्मचारी कुछ सीख चुका है और उसने दिखा दिया है कि वह इसे कर सकता है, लेकिन उसमें नहीं करूँगा वाला नजरिया है, तो आपको संगठन को आने वाली लागत को देखने की जरूरत है। और यह भी, क्या आप ऐसे कर्मचारी को अपनी टीम में रखना गवारा कर सकते हैं? यह बात युवक को समझदारी भरी लगी। अब तक वह नए 1 मिनट मैनेजर को पसंद करने लगा था और जान गया था कि लोग वहां काम करते वक्त क्यों खुश रहते थे। वे मैनेजर के लिए नहीं बल्कि उनके साथ काम करते थे। युवक ने कहा, शायद आपको यह रोचक लगेगा। मैंने यह खुद को याद दिलाने के लिए लिखा था कि लक्ष्य और परिणाम कैसे जुड़े हुए हैं तथा 1 मिनट के लक्ष्य, प्रशंसाएं और पुनः मार्गदर्शन मिलकर कैसे काम करते हैं। उसने मैनेजर को अपने लिखे हुए नोट्स में से एक पन्ना दिखाया।
लक्ष्य व्यवहार शुरू करते हैं, परिणाम भावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह अच्छा है, मैनेजर ने कहा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? युवक ने पूछा और वह प्रशंसा को दोबारा सुनना चाहता था। देखो नौजवान, मैनेजर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इंसानी टेप रिकॉर्डर बनना जीवन में मेरी भूमिका नहीं है। मेरे पास खुद को दोहराने का समय नहीं है। जब युवक सोच रहा था कि उसकी दोबारा प्रशंसा हो सकती है, तब उसे महसूस हुआ जैसे 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन मिलने वाला है। लेकिन प्रभावशाली युवक ने अपने चेहरे को संयत रखा और बस इतना ही पूछा, क्या? उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही हंसने लगे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ नौजवान, मैनेजर ने कहा। तुम यहाँ काम करना पसंद करोगे? युवक आश्चर्य से घूरने लगा। उसने उत्साह से पूछा, आपका मतलब है आपके लिए काम करना? नहीं, मेरा मतलब है खुद के लिए काम करना, हमारी टीम के बाकी लोगों की तरह है। दरअसल मैं नहीं मानता कि कोई कभी किसी दूसरे के लिए काम करता है। दिल की गहराई से लोग खुद के लिए काम करना पसंद करते हैं। हमारी टीम के लोग साझेदार के रूप में काम करते हैं और हम मिलकर बेहतर बनने के तरीके खोजते हैं। मैं उनके काम को बेहतर बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ और इस प्रक्रिया में हम सभी अपने काम और जीवन का ज़्यादा आनंद लेते हैं। हम अपने संगठन के लिए भी बहुत लाभकारी बनते हैं। जाहिर है यही वह था जिसकी युवक को जाने कब से तलाश थी। उसने कहा, मैं यहाँ काम करना पसंद करूँगा। उसने ऐसा ही किया। समय के साथ वह इतने नवाचारी मैनेजर के साथ काम करके बहुत लाभान्वित हुआ। अंततः जो होना था हो गया। न्यू 1 मिनट मैनेजर। वह भी न्यू 1 मिनट मैनेजर बन गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने नए 1 मिनट मैनेजर की तरह सोचा या बात की, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस तरह से नेतृत्व और प्रबंधन किया। उसने चीज़ों को आसान रखा। उसने 1 मिनट के लक्ष्य तय किए। उसने 1 मिनट की प्रशंसाएं की। उसने 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन किए। उसने संक्षिप्त महत्वपूर्ण सवाल पूछे, सरल सच्चाई बताई, हंसा, काम किया और आनंद लिया। शायद सबसे अहम चीज, उसने न सिर्फ प्रबंधन किया बल्कि उसने लोगों का नेतृत्व सृजनात्मक बनने और नई चीजें करने के लिए भी किया। उसने अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए यही करें। उसने जेब के आकार का एक गेम प्लान भी तैयार किया ताकि लोगों के लिए न्यू 1 मिनट मैनेजर बनना ज़्यादा आसान हो जाए। उसने यह गेम प्लान उन लोगों को उपयोगी तोहफे के रूप में दिया जिन्हें इससे लाभ हो सकता था। स्वयं को एक उपहार दें। कई साल बाद उसने पलटकर उस वक्त की ओर देखा जब उसने पहली बार 1 मिनट मैनेजमेंट के बारे में सुना था। यह बहुत अरसे पहले की बात लग रही थी। उसके संगठन के लिए अधिक फुर्तीला और प्रतिक्रियाशील बनने की आवश्यकता तब से कहीं ज़्यादा हो गई थी जब वह पहली बार न्यू 1 मिनट मैनेजर से मिला था। इसलिए वह बहुत कृतज्ञ था कि वे खास मैनेजर अपने समय और ज्ञान को लेकर इतने दयालु थे। यह बहुत मूल्यवान साबित हुआ था। उसने दूसरों से जो सीखा उसे बांटने का अपना वादा याद रखते हुए उसने उन नोट्स का विस्तार किया जो उसने बहुत समय पहले लिए थे और अपनी टीम के हर व्यक्ति को उसकी एक प्रति दे दी। उन्होंने इसे पढ़ा था और कहा था कि 3 रहस्यों के इस्तेमाल से वाकई फर्क पड़ा था। उन्होंने पाया कि प्रशंसाएं, खास तौर पर जब उन्हें पुनः मार्गदर्शन से संतुलित किया जाए, लक्ष्यों को ज़्यादा जल्दी हासिल करने का शक्तिशाली तरीका थी। कुछ लोगों के लिए यह भी उजागर किया कि वे घर पर भी इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे थे और एक दूसरे को कोई चीज सही करते हुए पकड़ने पर आनंदित हो रहे थे। ली जैक्वेनो यह कहने के लिए आई थी, 3 रहस्यों के बारे में मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मेरे पास अब समय ही समय है। उसने प्रतिक्रिया की थी, इसके लिए धन्यवाद तो न्यू 1 मिनट मैनेजर को दिया जाना चाहिए। अपने डेस्क पर बैठकर उसने एहसास किया कि वह कितना भाग्यशाली था। अब उसके पास सोचने और योजना बनाने का समय था और अपने संगठन को उस तरह की मदद देने का भी समय था जिसकी इसे सचमुच जरूरत थी। अब उसके पास अपने परिवार के साथ बिताने और दूसरी रुचियों में देने के लिए समय था। उसके पास तनाव रहित होने का समय भी था
वह खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि उसके पास दूसरे मैनेजरों से कम तनाव था। क्योंकि उसकी टीम के लोग इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उसके खंड में कर्मचारी संबंधी समस्याएं बहुत कम आती थी। कम कर्मचारी बीमार पड़ते थे और कम लोग छुट्टी लेते थे। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो उसे खुशी हुई कि उसने 1 मिनट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए तब तक इंतजार नहीं किया जब तक कि वह इसे बिल्कुल ठीक से न कर सके। उसने अपनी टीम के सामने स्वीकार किया, मुझे लोगों को यह बताने की आदत नहीं है कि वे कितने अच्छे हैं या मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि पुनः मार्गदर्शन देते समय मैं आपको बताने की हमेशा याद रख सकता हूँ कि मैं आपको महत्व देता हूँ, आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ। उसे मुस्कुराना पड़ा जब किसी ने कहा, देखिए, आप कम से कम इसकी कोशिश तो कर ही सकते हैं। लोगों से यह पूछकर कि क्या वे ऐसे मैनेजर द्वारा प्रतिबंधित होना चाहते हैं और यह स्वीकार करके कि हो सकता है कि वह हमेशा इसे सही करने में सक्षम न हो, उसने एक महत्वपूर्ण चीज हासिल कर ली थी। लोग पहले ही जान गए थे कि वह ईमानदारी से शुरुआत से ही उनकी तरफ था और इसी से सारा फर्क पड़ा। दूसरों को एक उपहार। वह ख्यालों में खोया हुआ था, तभी फोन की घंटी बजी, जिससे वह चौंक गया। उसने अपनी असिस्टेंट को कहते सुना, गुड मॉर्निंग। फोन पर एक युवती है जो जानना चाहती है कि क्या वह आपके पास आकर इस बारे में बात कर सकती है कि हम यहाँ पर किस तरह से प्रबंधन करते हैं। वह मुस्कुराया। जब उसे अपने खुद के शुरुआती अनुभव याद आए, उसने जवाब दिया, मुझे उससे बात करके खुशी होगी। बाद में जब वह प्रतिभाशाली युवती से मिला तो वह बोला, मैं वह सब बताकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ जो मैंने नेतृत्व और प्रबंधन करने के बारे में सीखा है। जब उसने उस युवती को कुर्सी दी तो वह बोला, मेरा आपसे केवल एक आग्रह है। आगंतुक ने पूछा, वह क्या? उसने शुरू किया, बस यही कि अगर आपको यह उपयोगी लगे तो आप इसे दूसरों को बताएं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।